हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सआईएस घटना चक्र समरी विद वैल्यू एडिशन फॉर जनरल साइंस। हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी। आज जो है ना हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर होगा। आखिरी चीजें करनी है, अच्छे से करना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, और जो भी चीजें हमने की हैं उसको आगे बढ़ाते जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करते हैं। फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, पूरा साइंस हम अच्छे से करेंगे। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने कुछ वायरल डिजीजेस की थी, राइट? तो एक बार फटाफट मैंने क्या बोला था, ये याद रखना है कि कौन से डिजीज कौन सा जो है वो माइक्रोब कॉज कर रहा है। तो पहले वायरल स्टार्ट किया था। तो पोलियो देखा था हमने, पोलियो वायरस की वजह से होता है। वैसे हमने देखा था कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। मम्स जो है वो भी एक वायरल डिजीज है। रेबीज हमने देखा वो वायरल डिजीज है, ठीक है। कौन सा वायरस था? लिसा वायरस था। फिर हर्पीस जो है, आज हम लोग कुछ मेजर वायरल डिजीजेस करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हर्पीस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हर्पीस जो है ना 3 तरह का होता है। एक तो इसमें क्या होता है, सोर हो जाते हैं। ये भी एक हर्पीस वायरस से होता है। तो इसको नाम रखना याद रखना बहुत आसान है। तो माउथ, लिप्स, जेनाइटल रीजन, यहाँ पर जो है वो हर्पीस होता है। फिर मेनिंजाइटिस, ये भी मैंने आपको बताया था। मेनिंजाइटिस जो है ना वो मेनिंजेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी एक मेम्ब्रेन होता है, वो प्रोटेक्ट करके रखेगा ना ब्रेन को, तो उसको कहते हैं मेनिंजेस। तो उस मेनिंजेस में जो बीमारी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जब भी आइटिस कहीं पे लगा हो ना, तो याद रखना है कि इन्फेक्शन बताता है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो देखो, मेनिंजाइटिस खतरनाक बीमारी है। इसमें नेक स्टिफ हो जाती है, फीवर तो बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट सबके सिम्टम्स में आपको फीवर दिखेगा। उसके अलावा रैश हो जाते हैं। फिर बारी आती है डेंगू फीवर की। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस है, ध्यान रखना है। डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होता है। मैंने आपको, जब मैं प्लेटलेट्स बता रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। प्लेटलेट्स क्यों गिरता है प्लेटलेट काउंट? क्योंकि बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, और बोन मैरो से ही बनता है प्लेटलेट। इसका भी सिम्टम बहुत सिंपल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ याद क्या करना है कि डेंगू वायरस का वेक्टर कौन सा है। तो वेक्टर मैंने समझाया था आप लोग को, वेक्टर कौन होता है। तो इसका वेक्टर है एडिस मॉस्किटो। कौन सी? तो फीमेल एडिस मॉस्किटो। फिर बारी आती है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जिस वायरस से होता है इसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। इसमें भी जो वेक्टर है उसका नाम है एडिस मॉस्किटो, सेम, और ये भी फीमेल एडिस मॉस्किटो है। इसके अलावा चिकनगुनिया कौन से 2 एडिस स्पीसीज करते हैं? तो एडिस इजिप्टी। वैसे डेंगू जो करता है ना उसका नाम एडिस इजिप्टी है। दूसरा है एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है। तो थोड़ा चिकनगुनिया में एल्बोपिक्टस याद रखना है। फिर बारी आती है जीका फीवर की। तो जीका फीवर जीका वायरस से होता है। इसको भी स्प्रेड करने के पीछे एडिस मॉस्किटो का ही रोल होता है, सेम फीमेल मॉस्किटो। 2 पिक्यूलियर चीजें जीका वायरस की जो आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये, सिम्टम्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पिक्यूलियर चीजें मैं उस पर ही फोकस करूंगी। जीका वायरस जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकता है, यानी अपनी प्रेग्नेंट माँ अपने बच्चे के तक भेज सकती है, ट्रांसफर कर सकती है जीका। और जो जीका वायरस होता है ना, या जो जीका फीवर होता है, उसमें जो मस्कीटोज होती है ना, एडिस मस्कीटो, ये डे टाइम में एक्टिव होने वाले मस्कीटोज होती हैं। फिर बारी आती है येलो फीवर की। तो येलो फीवर ना एशिया में नहीं देखा गया, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में दिखता है। इसको बोलते हैं येलो फीवर वायरस। ये जो है ये भी एडिस मस्कीटो से ही होता है, तो आसान है याद रखना। अभी तक हमने जो जो देखा, चिकनगुनिया, जीका, ये सब एडिस से हो रहे थे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, येलो वायरस के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है। फिर बारी आती है जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस कौन करता है? तो क्यूलॉक्स मॉस्किटो करता है। तो यहाँ पे एक अलग मॉस्किटो आ गया, याद रखना है। ये जो है ना इंसेफेलाइटिस ना ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है। तो जहां पे भी इंसेफेलाइटिस टर्म आए तो आपको याद रखना है इन्फ्लेमेशन कहाँ का? ब्रेन का। तो यहाँ ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, और इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ये याद रखना है। यानी सिर्फ बचाव कर सकते हैं, हो गया तो क्योर नहीं है। फिर बारी आती है एड्स। एड्स इज इंपॉर्टेंट। एड्स का पहले तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। करता कौन है? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या है? एक रेट्रोवायरस है। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, इसीलिए HIV इतना खतरनाक माना जाता है। छोटी से छोटी बीमारी में इंसान मर सकता है, कॉमन कोल्ड में भी, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं सपोर्ट करती है। ट्रांसमिशन क्या है? तो हम सबको पता है कि फ्लूइड और ब्लड का कंटामिनेशन हो जाता है तो ट्रांसमिशन हो जाता है। तो फ्लूइड कंटामिनेशन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी होगा। यहाँ डायग्नोसिस याद रखना है। एड्स के डायग्नोसिस के लिए 2 चीजें होती हैं, एक है एलाइसा टेस्ट और एक वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लेता है, एलाइसा और वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए आता है? तो एड्स के लिए। उसके अलावा आप याद रखेंगे December 1 को वर्ल्ड एड्स डे कहते हैं। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट कुछ वायरसेस वाली डिजीजेस देखते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है? N1H1 वायरस से। उसके अलावा मीजल्स, रूबेला और मम्प,
साथ साथ पढ़ते हैं, MMR, मम्प, मीजल, रुबेला, ये तीनों वायरल डिजीज है। मीजल्स जो है वो मॉर्बेली वायरस से होता है, इसमें ना बॉडी में लाल लाल अपीयरेंस हो जाती है, इरप्शंस। और रुबेला क्या है, रुबेला वायरस से होता है। तो मीजल्स याद रखेंगे क्योंकि इसका नाम अलग है वायरस का, रुबेला तो रुबेला ही है। रुबेला काफी कंटेजियस है, इसमें पिंक कलर का रैश हो जाता है बॉडी में, और ये बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। और एक और चीज, जैसे जीका वायरस माँ से बच्चे में चला जाता है ना, वैसे रूबेला भी माँ से बच्चे में जाता है। इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा काफी कॉमन है, ये मिक्सो वायरस के वजह से होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इबोला वायरस की। तो इबोला जो है ना, सबसे पहले सेंट्रल अफ्रीका में 1970s में पाया गया था। इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो इबोला इबोला वायरस से होता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ ये याद रखना है कि इबोला का फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी बहुत लोग मर जाते हैं, 25 से 90% लोग मर जाते हैं इबोला में। और लार्जेस्ट आउटब्रेक जो हुआ था ना, वो वेस्ट अफ्रीका में 2013 से 2016 में हुआ था, जहाँ पे 11,000 के ऊपर लोग मर गए थे। फिर है निपाह वायरस। निपाह वायरस जो है ना, वो बैट के वजह से होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले मलेशिया में आइडेंटिफाई हुआ था। इसमें ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कोमा में लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो निपाह वायरस में क्या याद रखोगे कि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या चीज है जिससे बचना चाहिए निपाह वायरस ना हो, बैट का एक्सपोजर, रॉ डेट पाम का सैप नहीं खाना चाहिए, और सपोर्टिव केयर इसमें अवेलेबल है। ओके यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखोगे, जो ये बैट है ना, इसमें एक स्पेसिफिक बैट है जो कि वेक्टर है निपाह वायरस का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट बैट्स। ये थोड़ा ध्यान में रखना, फ्रूट बैट, जिसकी जीनस वगैरह तो शायद नहीं आना चाहिए, पर फिर भी आपके बगल में मैं लिख देती हूँ, टेरोपस। तो ये निपाह वायरस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, कुछ की टर्म्स देखते हैं। आपको पता है एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, तीन अलग अलग चीजें। एंडेमिक क्या हुआ, जब एक छोटे से पॉपुलेशन में ही सीमित रहे और हमेशा होने वाली बीमारी, उसको एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में छोटे से टाइम के लिए एकदम तेजी से फैल जाए, तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। और पैंडेमिक भी वही है, तेजी से फैलता है लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे, हमें पता है पैंडेमिक तो कोविड सबको पता है। अब बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे, पर बैक्टीरियल डिजीज से पहले हेपेटाइटिस देख लेते हैं। देखो हेपेटाइटिस ना 5 तरह के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, सी, डी और ई। ए और ई जो है फूड और वाटर के कंटामिनेशन से होता है, बी, सी और डी ब्लड के कंटामिनेशन में उससे होता है, और बी और सी जो है फ्लूइड कंटामिनेशन से भी होता है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज के लिए पहले बैक्टीरिया तो हम देख चुके हैं बैक्टीरिया क्या होता है। हमने ये भी देख लिया था बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होता है, बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है। बेनिफिशियल के बहुत एग्जांपल्स दिए थे मैंने, पैथोजेनिक बीमारी कॉज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, बेसिकली कुछ बीमारियों को जो कॉज करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनका नाम उनके डिजीज से मैच करता है, तो बहुत आसान है याद करना, पर कुछ कुछ का थोड़ा मुश्किल है, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग उस पर स्पेशल ध्यान देना, ठीक है। और जिसका सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगी। जैसे कोलेरा कौन करता है, विब्रियो कोलेरी, बहुत आसान है ये, और ये किसको अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। वैसे ही प्लेग, प्लेग थोड़ा याद रखना इसलिए अंडरलाइन किया, इसको जो कॉज करता है उसका नाम है पैस्चुरेला, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। ये बैक्टीरिया जो है, जब किसी को प्लेग हो जाता है तो उसकी लिम्फ नोड स्वेल हो जाती है, ग्रोइन, आर्मपिट, नेक, और सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है, प्लेग फेटल भी होता है, मतलब मौत हो सकती है। लेप्रेसी, लेप्रेसी किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। लेप्रेसी आप लोगों ने कोड वर्ड सुना है ना, स्किन को अफेक्ट करता है, ये पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है ना, आईज वगैरह सबके ऊपर सरफेसेस पे म्यूकोसल ट्रैक वगैरह अफेक्ट करता है। फिर निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी आसान है याद करना, निमोनिया तो हम बचपन से जानते हैं लंग का इन्फेक्शन है। फिर बारी आती है टाइफॉइड, टाइफॉइड कौन करता है, ये भी आसान है याद रखना, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड क्या है, वाटर और फूड का अगर कंटामिनेटेड का, टाइफॉइड बहुत ही वैसी वाली डिजीज है कि हो ही जाता है लोगों को, कंटामिनेटेड फूड वाटर खाओ टाइफॉइड हो जाएगा। फिर बारी आती है डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया किससे होता है, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये भी आसान है याद रखना। डिप्थेरिया कहाँ पे होता है, तो थ्रोट और नोज को अफेक्ट करता है। फिर जो ये मैंने 2 लाइंस बनाई है ना, ये ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज देखो, अगर आप वायरल याद कर लोगे ना, मेरा यही आप लोग के लिए हैक है कि आप वायरल याद कर लेना या फिर बैक्टीरियल याद कर लेना, तो जो बचेगा ना वो वायरल हो जाएगा। और फंगस वाला तो आपको मैं हिंट्स दूंगी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत आसान से याद होगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो अब देखो, गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। गोनोरिया किससे होता है, निसेरिया गोनोरी से, तो इसका नाम याद रखना आसान है। सिफिलिस याद कर लेना, ट्रिपोनीमा पिलिडियम से होता है। सिफिलिस में क्या होता है ना, सोर्स हो जाते हैं बड़े, बहुत सारे
सारे सोर्स होते हैं, जेनाइटल पे, रेक्टम पे, माउथ तक पे सोर हो जाता है। फिर बारी आती है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ किससे होता है? तो वो होता है हीमोफिलस पर्टुसिस। तो कई जगह ना वुपिंग कफ की जगह पर्टुसिस नाम भी दिया रहता है, तो याद रखना वुपिंग कफ इज पर्टुसिस ओनली। इसमें क्या होता है ना, वुपिंग कफ सारे कफ से अलग क्यों होता है? क्योंकि इसमें जब कोई इंसान खांसता है ना तो उसकी कफ बहुत हाई पिच्ड होती है, तो उसका एक आवाज आता है वुप जैसा, इसीलिए इसको वुपिंग कफ कहते हैं। फिर आती है टेटनस। तो हम सबको पता है, थोड़ा कट लग जाता था बचपन में, टेटनस की सुई लेने बोली जाती थी। टेटनस का मतलब, इसको दूसरे नाम में लॉकजॉ भी बोलते हैं, इसको करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसमें मस्कुलर स्पाज्म होने लगते हैं जॉस पे, ठीक है, और धीरे, स्पाज्म का मतलब ना मसल्स जो है ना वो उसमें पेन होने लगेगा, स्पाज्म होने लगेगा और धीरे धीरे पूरी बॉडी पार्ट में फंस जाएगा और लॉक हो जाएंगे, इसको लॉकजॉ भी बोलते हैं। स्टार्ट हमेशा जॉस से होता है, इसीलिए बोला जाता है टेटनस की सुई ले लो। फिर बारी आती है टीबी। तो टीबी वी ऑल नो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये देखो, टीबी हमारे दिमाग में रहता है ना कि सिर्फ लंग्स में होती है, नहीं, टीबी बहुत जगह होती है। पल्मोनरी टीबी जो है वो लंग्स में होती है और सबसे ज्यादा ये लंग्स को ही अफेक्ट करती है और काफी इन्फेक्शियस डिजीज है। फिर बारी आती है र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर कौन करता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, क्योंकि इसका नाम अलग है, इसके एजेंट्स है, तो याद रखना है। ये र्यूमेटिक फीवर में क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, हार्ट, स्किन वगैरह सब में इफेक्ट करता है। बाकी और कुछ बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। कितना कॉमन है ये तो हम सबको पता है। फूड पॉइजनिंग ना एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला बेसिली। ये क्या है? एक फ्लैजिलेटेड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एनारोबिक का क्या मतलब होता है? एरोबिक माने कि जो एयर के प्रेजेंस में जो है जिसका रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एनारोबिक, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है एरोबिक, लेकिन अगर इसको जरूरत पड़े तो ये एनारोबिक भी बन सकता है, इसको कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो आपको इतना समझा दिया, बस टर्म की दिक्कत ना हो, आप बस याद रखो साल्मोनेला बेसिली। फिर बारी आती है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म बड़ा खतरनाक है, ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है और सीरियस बीमारी। ये ना नर्व को अफेक्ट करता है, क्योंकि बॉटुलिज्म जिससे होता है ना, जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, जिसके आगे क्लोस्ट्रीडियम लगा रहता है, क्लोस्ट्रीडियम बाराती। ये जो है ना, ये क्या करता है? हमारे नर्व्स को अटैक करता है और इस वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल पैरालाइज हो जाता है और ये फेटल भी हो सकता है, ठीक है। और बॉटुलिज्म मेनली ना खाने के थ्रू स्प्रेड होता है, कोई खाना हो जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम चला गया हो। अब बारी आती है वैक्सीन की। तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता है ना कि वैक्सीनेशन मैंने अच्छे से समझाया था कि हमारी बॉडी जो है वो किसी एंटीजन के प्रेजेंस में एंटीबॉडी बनाती है फाइट करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है, उसी को रेप्लिकेट करने के लिए वैक्सीन बनाया जाता है। बाहर से हम लोग जो है अपनी बॉडी को बताते हैं कि देखो रेडी हो जाओ, ये कल को तुमको कॉज कर सकता है। इसकी मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो अब कुछ वैक्सीन देखते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, दो याद रख लो, डीपीटी और बीसीजी। डीपीटी में डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस, मैंने यही कहा ना, वुपिंग कफ, पर्टुसिस एक ही चीज है, एंड टी फॉर टेटनस। इन तीनों से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डीपीटी वैक्सीन। दूसरा है बीसीजी वैक्सीन, टीबी के लिए है, टीबी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। तो हो सकता है कई बार एग्जाम में आ जाए आपसे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो मैं लिख देती हूँ, बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेना। अब बारी आती है सल्फा ड्रग्स की। आपने देख लिया कि वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने के लिए, ये भी आप सबको पता है। क्या होता है ना, एक होता है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनको सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होती है। इनके अंदर सल्फानिमाइड स्ट्रक्चर होता है। इसका हिस्ट्री है कि पहला सल्फा ड्रग जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था प्रोंटोसिल। तो बस इतना याद रखो, सल्फा ड्रग क्या है? सिंथेटिक एंटीबायोटिक, और प्रोंटोसिल याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। यानी एंटीबायोटिक आपको पता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो एंटीबायोटिक में आपको क्या देखना, आपको याद रखना है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका क्या मतलब है कि ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया से लड़ सकता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टर्म है ना, ये सुनने में ऐसे थोड़ा लगता होगा कि क्या है। बेसिकली बैक्टीरिया को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिस पे किसके, कि कौन सा स्टेन को रिटेन कर सकता है। एक स्टेन डालते हैं, वायलेट कलर का स्टेन होता है, स्टेन यानी कि कलर, मान लो कलर या स्टेन, वो डाला जाता है। तो जो रिटेन कर लेता है ना वो ग्राम पॉजिटिव है। जो स्टेन रिटेन करता है बैक्टीरिया उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन लूज कर देता है अपना उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और एक और डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनका सेल वॉल थिक होता है, ठीक है, सेल वॉल थिक होता है। हो सकता है कल को एग्जाम में आ जाए आपसे, सेल वॉल थिक होती है क्योंकि इनका सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, थिन लेयर होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं इनका सेल वॉल जो है वो थिन होता है।
ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पूछ लेते होते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह आपने सुना है ना, वो ग्राम पॉजिटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई भी लिखते हैं, ये सारे ग्राम पॉजिटिव है। वैसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इनको स्टेनिंग कैपेसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं इसके बेसिस पे, तो कोई बहुत ऐसा खतरनाक चीज नहीं, बस ध्यान रखना है। चलो अब क्या देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, आपको बताया था बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, सेल वॉल में छेद कर देता है, और इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल बैलेंस खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। ये होता है पूरा एंटीबायोटिक की वर्किंग। आपको याद रखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एम्पिसिलिन और दूसरा क्लोरोनिक्टोमाइसिन, ये दोनों ब्रॉड है। अब देखते हैं हम लोग फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में पहले आपको पता फंगस क्या होता है, हमने फंगस का पूरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हाइफे वाइफे सब बताया था मैंने आपको, वो ये है कि जो काइटिन मैंने बताई थी ना, सेल वॉल में होता है वायरस सॉरी फंजाई के, वो पॉलीमर होता है एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन का। पॉलीमर मतलब ढेर सारे एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन मिलकर के काइटिन बनाए होंगे, यही मतलब है पॉलीमर का। ये छोटे छोटे होते हैं, मिलकर के बनाते हैं काइटिन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंगल डिजीजेस। पहला है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो है ना, वो एक फैमिली ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स है जो कि एक स्पेसिफिक फंजाई निकालता है, और वो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो एस्परजिलस फैमिली के फंगस निकालते हैं, एस्परजिलस फ्लैवस या एस्परजिलस पैरासिटिकस। तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं, ए फॉर एफ्लाटॉक्सिन, ए फॉर एस्परजिलस, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन क्यों खतरनाक है ना, इसलिए खतरनाक है, सोर्सेज आप लोग देख लेना, कभी इतना नहीं पूछता बट हाँ इम्पैक्ट पूछता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ना, वो पोटेंशियल कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेन मैंने आपको बताया ना, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। और एफ्लाटॉक्सिन इंपैक्ट क्या करता है, तो लीवर के हेल्थ को इंपैक्ट करता है, लीवर कैंसर तक कर सकता है। अब कैंसर कैसे करेगा, तो एफ्लाटॉक्सिन हमारे डीएनए में डैमेज कर देता है। कैंसर तब होगा ना जब म्यूटेशन हो जाएगी डीएनए डैमेज से, क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन सडन चेंजेस होती है डीएनए में, और उससे क्या होता है, कैंसर सेल डेवलप होने लगती हैं। फिर वही एस्परजिलोसिस, तो नाम ही एस्परजिलोसिस, ऑफकोर्स एस्परजिलस स्पीसीज से हो रहा होगा, तो आपको यहाँ से ये भी पता करना है कि एस्परजिलस इज अ टाइप ऑफ फंजाई। इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ते हैं। तो एस्परजिलस स्पीसीज है। रिस्क फैक्टर क्या है, तो आपको पता है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये ना टीबी जैसा होता है, इसमें लोगों के अंदर ना पल्मोनरी हमेशा बताया था लंग से एसोसिएटेड है। तो ये जो पल्मोनरी सीओपीडी वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो वल्नरेबल होते हैं एस्परजिलोसिस को लेकर के, ठीक है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी हेल्थ वीक रहता है। फिर बारी आती है अर्गोटिज्म की। तो अर्गोटिज्म जो है ना, वो एक अर्गोट एल्कोलॉइड्स, एल्कोलॉइड्स मैंने समझाया था ना आपको, एक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मैंने अलग अलग चीजें बताई थी आपको, एंटी पायरेटिक और ये सारी चीजें। तो वो क्या थे, एक कार्बन कंपाउंड थे एल्कोलॉइड्स। तो मैंने बोला था प्लांट्स से एल्कोलॉइड निकलता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट्स एज वेल एज फंजाई, ये दोनों के अंदर से एल्कोलॉइड्स निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि अर्गोट एल्कोलॉइड जो है वो किस फंगस से आता है, तो क्लैविसेप्स पुरपुरा। तो क्लैविसेप्स पुरपुरा क्या करता है, एक स्पेसिफिक ग्रेन है राई, उसको इन्फेक्ट करता है, और इसको ना अर्गोट पॉइजनिंग, अर्गोटॉक्सिसिस तो बोलते ही हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना, सेंट एंथनीज फायर भी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या, अगर किसी को अर्गोटिज्म हो गया तो उसका नर्वस, वैस्कुलर, एंडोक्राइन सारा सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब मान लो कि पूरा पूरा बॉडी की हो गई ऐसी की तैसी। अब अर्गोटिज्म जो है ना, वो लेग हॉर्न्स नाम के बर्ड को इम्पैक्ट करता है। लेग हॉर्न क्या है ना, जो हम लोग अभी चिकन खाते हैं ना, तो वो जो चिकन खाते हैं वो बेसिकली हाइब्रिड चिकन है, ब्रीडिंग हुई है 2-3 स्पीसीज की, तो उसी में से एक स्पीसीज होता है लेग हॉर्न। तो लेगहॉर्न नाम की एक बर्ड की स्पीसीज है, उसमें अर्गोटिज्म देखा जाता है, वो ब्रीड में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अब एथलीट्स फुट की बात करते हैं, इसको टीनिया पेडिस भी करते हैं। तो कई बार एग्जाम में टीनिया पेडिस आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि टीनिया पेडिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फीट के, हमारे पैरों के, नाम क्यों है एथलीट्स फुट, क्योंकि पैरों के ऊपर वाली स्किन लेयर में हो जाता है और टोज के बीच में होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। इसमें आपको याद रखना कौन सी फंजाई से होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मेटोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, क्वेश्चन बनाओगे याद हो जाएगा, ठीक है। ट्राइको, इसमें ये भी ऐसे याद होता है, फाइटन, फाइटन एंड स्पोरम, ये एथलीट फुट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है एथलीट फुट है, यानी कि स्टिंगिंग होगी, बर्निंग होगी, स्केली रैशेस, इचेनेस, वो सारी चीजें होंगी। फिर है म्यूकर माइकोसिस। आपको कोविड के टाइम पे याद होगा कि जो भी लोग डायबिटिक थे ना, उनके अंदर ये म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी हो रही थी, ब्लैक फंगस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता था ना, कुछ मोल्ड्स होते हैं, जो ब्रेड मोल्ड वगैरह, जब मैं आपको फंजाई पढ़ा रही थी मैंने बोला ब्रेड मोल्ड जो है ना फंगस होता है, तो कुछ मोल्ड जो है ना उनकी वजह से होता है, म्यूकर माइसेटिस फैमिली से होता है, और कोविड के टाइम में होता था ये। और जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं ना, उनको ये ज्यादा अफेक्ट करता है। तो कोविड के टाइम लोगों की इम्यूनिटी गिर गई थी, और डायबिटीज वाले तो ऐसे भी थोड़े ज्यादा होते हैं, और ये इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। म्यूकर माइकोसिस बहुत खतरनाक बीमारी थी।
उसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन क्या है, जैसे डर्मेटाइटिस, बॉल्डनेस, कई लोगों में जो बॉल्डनेस होती है ना, गंजापन, वो फंगल इन्फेक्शन से भी होती है। फिर कैंडिडाइसिस, कानों वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जियोट्राइकोसिस, तो ये सारी चीजें फंगल हैं। अब आपको एक याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, अमानिता मशरूम टॉक्सिसिटी। मशरूम तो यूजुअली हम लोग खा सकते हैं, पर 95% नहीं, मतलब यूजुअली हम लोग मशरूम खा सकते हैं और कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, तो हमेशा ना देख कर खाना चाहिए। जैसे एक मशरूम है जिसका नाम है अमानिता, इसके वजह से 95% लोगों की डेथ हो जाती है मशरूम पॉइजनिंग से। ये इसके अंदर एक टॉक्सिक कंपोनेंट होता है इस अमानिता मशरूम के अंदर, जिसका नाम है अमानितीन, जिससे बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या देखना, पैरासिटिक डिजीजेस। अभी हमने जो फंगल और वायरल किया ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट दिस पैरासिटिक डिजीज इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपको बहुत सारे वेक्टर्स याद करने पड़ेंगे और इससे बैक टू बैक क्वेश्चंस आते हैं। देखो, आपको पता दे कि वायरल फंगस, इसके अलावा जो पैरासिटिक डिजीजेस होती हैं वो अलग अलग पैरासाइट से होती हैं। किससे? तो इसमें आपको अलग अलग प्रोटोजोआ से हो सकता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से हो सकता है, नीमाटोड से हो सकता है। और ये सारे क्या है, प्लैटी, नीमाटोड, ये मैंने आपको टैक्सोनॉमी में समझाया था एनिमल किंगडम के अंदर, तो आप लोग उसको वापस से कोरिलेट करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं मलेरिया से। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। इसमें वी कैन नॉट से कि सिम्टम्स नहीं करना, ये नहीं करना। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये किसके वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि कौन स्प्रेड करती है? तो वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। इसमें ह्यूमन प्राइमरी सोर्स होता है और मस्कीटो सेकेंडरी होस्ट होता है। लाइफ साइकिल क्या है, क्या करता है ना, प्लाज्मोडियम जैसे मच्छर काटती है ना, तो ह्यूमन के बॉडी में वो पहले लिवर में चला जाता है, वहां जाके मैच्योर होता है और फिर बाद में आरबीसी में जाता है, आरबीसी को रप्चर करता है ये मलेरिया। उसके बाद बहुत साइकिल्स में इन्फेक्शन होते हैं जो 2 से 3 दिन तक रहते हैं। आपको क्या याद रखना है कि लिवर और आरबीसी अफेक्ट होता है मलेरिया में, बस इतना याद रखो। दूसरी चीज, जो स्पीसीज मलेरिया की इन्फेक्ट करती है लोगों को, एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे कॉमन है। फिर एक है प्लाज्मोडियम ओवले, एक है प्लाज्मोडियम मलेरी, और आपको यह सबसे ज्यादा याद रखना प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, क्योंकि फैल्सिपेरम सबसे सीवियर मलेरिया करता है। इंडिया में थोड़ा कम देखा गया है फैल्सिपेरम। ट्रांसमिशन क्या है, तो मलेरिया जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो अब मॉस्किटो बाइट से करता है, स्प्रेड होता ही होता है। पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि मलेरिया जो है वो कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन भी होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी, और निडल शेयर करने से भी। इसलिए हमेशा जब भी निडल वगैरह कुछ ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो न्यू निडल के लिए, वो हमेशा चेक करना चाहिए न्यू निडल है कि नहीं। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो मलेरिया के सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट चिल्स आते हैं, बहुत हाई फीवर होता है। उसके अलावा कभी कभी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए ना मलेरिया में, तो सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, ब्रेन तक चला जाता है। पल्मोनरी इडिमा, यानी लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वाटर भर जाता है, इडिमा का यही मतलब है। ऑर्गन फेलियर, कई केसेस में एनीमिया वगैरह भी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना, रोनाल्ड रॉस जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था मलेरिया का पैरासाइट मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था। इसी से पता चला था कि कैसे मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो काम करता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। याद होगा आप लोगों को, एक क्लास में मैंने आपको क्विनीन के बारे में बताया था और क्लोरोक्विन, ट्राइमाक्विन बताया था। ये एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो कि सिंकोना ब्रांड से मिलते हैं, इसके बारे में भी बात की थी हमने। ठीक है, एक आपको याद रखना है गैम्बूशिया एफिनिश फिश। ये एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूशिया एफिनिस। ये क्या करती है ना, जो मॉस्किटो जैसे फीमेल एनोफिलिस के लार्वा को खा लेती है, तो प्रिवेंशन में मदद करती है, इसलिए गैम्बूशिया एफिनिस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा क्या, ये तो प्रिवेंशन के तरीके हो गए, आप ये या तो ये ड्रग ले सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो। इरेडिकेशन के एफर्ट्स क्या है, मतलब कि तूरा हटाने के, तो एक तो नेचुरल प्रेडेटर गैम्बूशिया डाल दो, डक्स भी खाती हैं किसको, एनोफिलिस के लार्वा वगैरह को। उसके अलावा पेस्टिसाइड, एक डीडीटी पेस्टिसाइड पानी में छिड़कने से क्या होता है कि देखो ये जितने भी मस्कीटोज है ना, ये स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीडिंग करते हैं, तो ये पेस्टिसाइड। उसके अलावा मलेरिया डे, मलेरिया डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 25 अप्रैल को, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सब में स्टार मार्क किया मैंने। कालाजार, यहाँ पे नाम डिजीज का, कौन वेक्टर है, और जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बता दूंगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कालाजार जो है वो लिस्मानिया नाम के पैरासाइट से होता है। इसको कौन ट्रांसमिट करती है, फीमेल सैंड फ्लाई करती है। इस फीमेल सैंड फ्लाई का भी नाम यहाँ पे पता होना चाहिए, फ्लेबोटोमस आर्जेनेटाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो कालाजार है, इसका नाम कालाजार इसलिए है ना क्योंकि स्किन के अंदर डिसकलरेशन होने लगता है, ग्रे कलर की स्किन थोड़ी सी दिखने लगती है, वेट लॉस होता है, लिवर और स्प्लीन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये जो सैंड फ्लाई है ना, ये एक पैरासाइट है जिसके थ्रू ये सब कुछ जा रहा होता है। दूसरी चीज सिग्निफिकेंस, सेकेंड मोस्ट फैटल है। जैसे अगर मलेरिया बहुत खतरनाक है ना, तो सेकेंड सबसे खतरनाक कालाजार है, और ये इंडिया में देखने को मिलता है।
स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस को ना कई बार एग्जाम में ट्राइपेनोसोमियासिस भी लिखा रहता है, अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, तो दिस इज सेम वन एंड द सेम थिंग। ये जो है ना, ये कॉज किसके थ्रू होता है, ट्राइपेनोसोमा या स्लीपिंग सिकनेस, तो नाम ही है ट्राइपेनोसोमियासिस, तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियनिस नाम का एक जो है आपको पैरासाइट दिखता है। ये ट्राइपेनोसोमा जो है ना, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो सेसे फ्लाई, कालाजार, सैंड फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई ग्लोसिना स्पीसी की होती है और सैंड फ्लाई किसकी, फ्लेबोटोमस स्पीसी की होती है। 2 बार इसलिए बोला ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब स्टेजेस ऑफ डिजीज, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इतना खतरनाक है स्लीपिंग सिकनेस। अब याद रखना एमीबियोसिस, तो आप सबने डिसेंट्री का नाम सुना होता, तो वही बहुत ज्यादा डायरिया वायरिया हो जाए, पेट में दर्द होना, तो वहां पे एमीबियोसिस भी हो जाता है। ये इंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के अमीबा से होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर स्किट्सोसोमियासिस, इसको स्नेल फीवर या बिल्हार्जिया भी कहते हैं। ये एक फ्लैटवर्म पैरासाइट की वजह से होता है जिसको स्किट्सोसोम कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, पुअर सैनिटेशन कैपेसिटी वाली जो रीजन्स होते हैं ना वहां पे। फिर है फेशियोलोसिस, अब जो है ना फेशियोलियोसिस जो है, इस पे क्वेश्चन आने लगा है आपको, तो पहले याद रखना है इसको लिवर रॉट कहते हैं, तो यानी कि लिवर फ्लूक इसमें इन्वॉल्व होता है। एक स्पेशल टाइप का नीमाटोड है जिसका नाम है लिवर फ्लूक, ये करवाता है फेसिलियोसिस, ठीक है। जो दोनों लिवर फ्लूक है ना, इसके नाम इंपॉर्टेंट है। फेशियोला हिपैटिका, नाम में ही हिपैटिक है तो ऑफ कोर्स लिवर होगा, और फेशियोला जाइजेंटिका, ये दोनों क्या करते हैं ना, कैटल और शीप को अफेक्ट करते हैं। ये जो लिवर फ्लूक है ना, शीप और कैटल के अंदर मिलेगा। तो ह्यूमन में कैसे हो जाता है, अगर कोई इस तरह का कंटामिनेटेड प्लांट या फिर ये शीप वगैरह, कंटामिनेटेड शीप वगैरह के उसमें आ जाता है ना कॉन्टैक्ट में, तब होता है ये फेसिलियोसिस। और इसमें क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फेसिलियोसिस लिवर रॉट क्यों खतरनाक है, कि ये वर्म जो है ना, पहले तो पेट में जाता है, पेट वेट में दर्द होता है, वहां से माइग्रेट करके लिवर की टिश्यूज में चला जाता है और फिर बाइल डक्ट में चला जाता है। तो आपको पता ही है कि लिवर, बाइल डक्ट ये सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डिस्फंक्शन हो जाएगा। फिर बारी आती है सिस्टिसर्कोसिस, आजकल ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। सिस्टिसर्कोसिस किसके वजह से होता है, टीनिया सोलियम के वजह से, जो कि है पोर्क टेपवर्म, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पोर्क टेपवर्म। तो सिस्टिसर्कोसिस टीनिया सोलियम की वजह से होता है, जो कि पोर्क टेपवर्म है। वैसे फेशियोलिसिस लिवर फ्लूक की वजह से होता है, लिवर को अफेक्ट करता है। तो क्या होता है ना, टीनिया सोलियम जो है वो कभी कुछ जगह रीजन्स में लोग पोर्क खाते हैं, तो कभी कभी अंडर कुक्ड अगर किसी ने पोर्क खा लिया ना, तो ये टीनिया सोलियम चला जाएगा बॉडी में, टेपवर्म है, और इस वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक ये बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। इसमें एपिलेप्सी भी हो जाता है कुछ कुछ रीजन्स में। अब क्या है, एक टेनिस प्लेयर थे लिएंडर पेस, काफी फेमस थे, उनको भी ये पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ था। अब बारी आती है फिलेरियोसिस की, एलिफेंटियासिस की। एलिफेंटियासिस किसके वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि क्या है, एक राउंड वर्म है। ये क्या होता है ना, इसकी वेक्टर याद रखनी है आपको, क्यूलेक्स मॉस्किटो, और इससे पहले भी हमने क्यूलेक्स मॉस्किटो को देखा था, है ना। तो इसमें ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को मिला के देख सकते हैं, हम लोग चीजों को साथ में देख सकते हैं। जैसे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस देखा था हमने, राइट, वहां पे भी आपने क्यूलेक्स मॉस्किटो को देखा था, जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो दोनों चीजों को रिलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस किसके वजह से होता है, तो एस्केरिस नाम का एक राउंड वर्म होता है, जैसे फिलेरियोसिस भी जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये भी एक राउंड वर्म है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नाम है इसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कभी गलती से कोई कंटामिनेटेड खाना या सॉइल ले लेने पे ना, इसके एग्स चले जाते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के, और फिर ना बहुत ज्यादा जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट कर देता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह होने लगता है। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट याद रखनी है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देनी पड़ती है इसमें। वो कौन सी है, जैसे एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, ये 2 ड्रग्स हैं जो कि इससे फाइट करने में मदद करती हैं। उसके बाद आपको क्या देखना, अब हम लोग देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, एक चीज आप याद रख लो, पैरासिटिक वर्म जो भी आपने ऊपर देखी पैरासाइट्स थे, उन लोगों की 50 से ज्यादा स्पीसीज आपको राउंड वर्म की दिख जाएगी, जो ह्यूमन के अंदर पैरासिटिक वर्म की तरह रहता है। ओके, तो इसमें हमें फेशियोला, टीनिया और स्किट्सोमा तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तीनों पे मैंने स्टार मार्क किया, अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, किसी एजेंट के वजह से कुछ कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जब इंसान का खुद के जीनोम में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उससे जो डिसऑर्डर होती है उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये किस वजह से हो सकता है, 2 चीजों की वजह से, या तो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन आपको मैं समझा चुकी हूँ, या फिर
क्रोमोसोमल एबरेशन हो गया। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है ना, क्रोमोसोम या तो डिलीट हो जाएगा बॉडी से या ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, या फिर जो है काम नहीं करेगा, कोई अजीब सी डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ, उससे पहले आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बताती हूँ। यूजुअली क्या होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम मैं बता चुकी हूँ कि 22 ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी इनहेरिटेंस होता है ना, उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो माता पिता से बच्चों तक जाती है। अब कुछ नोटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले एल्बिनिज्म। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस हो जाता है मिलेनिन पिगमेंट का। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना एक्सट्रीमली व्हाइट होते हैं, मतलब इतने ज्यादा कि उनकी आईलिड्स भी व्हाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट ही नहीं होता। हमने मेलानिन देख लिया था, मैंने समझाया था आपको। तो इस पिगमेंट की कमी जिससे होती है उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। इसमें जिन लोगों को एल्बिनिज्म होता है ना, वो इतने ससेप्टेबल होते हैं कि वो बाहर निकलते ही धूप में उनको सनबर्न हो जाएगा या स्किन कैंसर तक हो सकता है। कई केसेस में इनके पास कुछ स्किन में ऐसी सेल्स होती है ना, इम्यून सेल्स, उसमें इस मेलानिन के एब्सेंस की वजह से इनकी इम्यून सिस्टम ऐसी हो जाती है कि इनको इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें यहाँ क्या समझना है ना आपको, यह समझना है कि कैसे अल्बिनिज्म होता है। तो ये क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जिनके अंदर ये जीन्स आती है ना अल्बिनिज्म के, उनके बॉडी में डिफेक्ट होता है टायरोसिनेज का, टायरोसिनेज एंजाइम का। ये कौन सा एंजाइम है? या तो ये होता नहीं है या तो इसमें डिफेक्ट होता है। टायरोसिनेज ही है जिसकी वजह से मेलानिन बन पाता है। तो कल को एग्जाम में पूछ सकते हैं टायरोसिनेज, तो ध्यान रखना है, इसे स्टार मार्क किया है। फिर है बबल बेबी डिजीज, जिसको सार्स, जिसको SCID बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। नाम में ही दिख रहा है इम्यूनो डिफिशियंसी। इसको बबल बेबी डिजीज बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर है जेनेटिक बीमारी है। इसमें किसी इंसान की इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। और कैसे खत्म होगी? इम्यून सिस्टम किससे बनता है? तो हमने जब WBC किया था तो हमने T सेल्स और B सेल्स की बात की थी, लिम्फोसाइट्स की। तो अगर किसी के बॉडी में ये T सेल और B सेल ढंग से बने ही ना, डेवलपमेंट ही ना हो, तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा और इसीलिए उसको हो जाएगा SCID। SCID बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका एक ही तो एकलौता तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके न्यू इम्यून सिस्टम बन पाएगा। तो इट्स अ वेरी रेयर एंड वेरी सीरियस डिसऑर्डर। फिर आपको याद रखना फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस याद रखो कि कौन सी एंजाइम के एब्सेंस से होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और ये जो है वो किसका डिसऑर्डर है? तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर हो जाता है। अमीनो एसिड किसका यूनिट था? तो मैंने बताया था प्रोटीन का। उसके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आने लगती है। तो जब फिनाइल एलानिन बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा ना बॉडी में, तो क्या होगा? ब्रेन को डैमेज करेगा, और फिर ब्रेन को डैमेज करे तो ऑफकोर्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। हीमोफीलिया, इसको स्टार मार्क किया, इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया ना एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करती है। एक जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, एक्स और वाई दो सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो एक्स क्रोमोसोम पे कोई एक जीन होता है, उसमें अगर डिफेक्ट हो जाती है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनना बंद हो जाता है। इस वजह से क्या होता है? उनको हीमोफीलिया हो जाता है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसी को होता है ना, तो उसमें मेल ज्यादातर अफेक्ट होते हैं और फीमेल कैरियर रहती है। और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि रॉयल जो फैमिली है ना, वो ब्रिटेन वाली, उसमें क्वीन विक्टोरिया को ये बीमारी थी। तो फीमेल इसमें कैरियर होती है और मेल जो है उनमें हो जाता है हीमोफीलिया। बहुत खतरनाक है, अफेक्ट करती है ब्लड क्लॉटिंग को। फिर बारी का है अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया जो है ना, वो एक ऐसी रेयर डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी फिनाइल एलानिन और टायरोसिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, और ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो बस इतना याद रखो कि ऑटोसोम इसमें लिंक्ड है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? मान लो किसी को अल्केप्टोन्यूरिया हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो उसके एक जीन होता है HGD जीन, उसका म्यूटेशन हो जाता है, और क्या होता है? HGA एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, और जिसके अंदर HGA एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, उसकी यूरिन डार्क हो जाएगी और उसको ऑक्रोनोसिस हो जाएगा, मतलब उसके टिश्यूज ब्लू होने लग जाएंगी। ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो ये बस इसमें भी ये याद रखना है एक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से इसका लिंक है। और दूसरी चीज है, नाम में ही है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी मसल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है, बहुत कम RBC बनती है और उससे भी कम हीमोग्लोबिन बनता है।
और अगर ये होगा तो किसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो उसको थैलासीमिया कहते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, कई जगह इसको ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं। थैलासीमिया में क्या होता है ना, अल्फा थैलासीमिया में इंसान के पास अल्फा हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बीटा वाले में बीटा नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो आपको पता है कितनी ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि पूरा मैंने हीमोग्लोबिन आपको समझाया था किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट से लेकर के आरबीसी को रेड कलर, सबका रोल हीमोग्लोबिन प्ले करता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है डाल्टनिज्म भी, तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ, कलर को देखने की एबिलिटी कम हो जानी। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, याद रखना, जब भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहूं तो वो मेल में ज्यादा होगी, इसीलिए मेल ज्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं फीमेल के मुकाबले। तो ये इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटी है। इसमें ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर किसी नॉर्मल फीमेल की कलर ब्लाइंड मेल से शादी हो गई तो उसके बच्चों का क्या होगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके ऊपर एक चार्ट भी बना हुआ है, इस चार्ट से देखते हैं। देखो, कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल, इन दोनों के क्या होंगे, सारे डॉटर्स कैरियर होंगे और सारे बच्चे नॉर्मल होंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल नॉर्मल है, मेल कलर ब्लाइंड है, कैरियर फीमेल होती है। उसके बाद कैरियर फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल की अगर शादी हो जाती है तो बच्चों में क्या होगा, 50% जो सन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, और डॉटर 50% कलर ब्लाइंड होगी, 50% कैरियर होगी। मान लो कोई कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है, तो सन 50% कलर ब्लाइंड होगा और 50% नॉर्मल होगा, फीमेल 50% कैरियर होगी, 50% नॉर्मल होगी। बट अगर कोई कलर ब्लाइंड फीमेल नॉर्मल मेल से शादी कर लेती है तो उनके सारे के सारे बच्चे मेल सन कलर ब्लाइंड होंगे और सारी फीमेल कैरियर होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, क्रोमोसोमल एबरेशंस। अब देखेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, या तो क्रोमोसोम मिस हो रहा होगा, या तो एक्स्ट्रा हो रहा होगा, या तो कोई इररेगुलर पोर्शन होगा क्रोमोसोम का। तीन टर्म्स ध्यान रखनी है, प्लॉइडी, सोमी, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर तो आपको पता है। प्लॉइडी का मतलब हुआ अल्टरेशन इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो अल्टरेशन होता है ना उसको प्लॉइडी बोलते हैं। और सोमी क्या है, तो चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ट्राइसोमी बोल दूं तो 3 गुना हो गया, मोनोजोमी बोल दो, डाइजोमी बोल दो, तो ये सारे मतलब नंबर का चेंज बता रही हूँ, ठीक है। पहली जो टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर में कोई चेंजेस दिख रहा है। यूजुअली क्या होता है ना, क्रोमोसोमल नंबर 21 के 2 पेयर्स बनने चाहिए, पर इसके गलती से 3 पेयर बन जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोमल 21 बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम हुआ क्या, पहले तो ट्राइसोमी समझ के, दूसरी चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक। डाउन सिंड्रोम में पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा होगा ना उसके फेशियल फीचर फ्लैट होंगे, आंखें छोटी छोटी होंगी, छोटी सी गर्दन होगी, टंग बाहर की तरफ होगा, पुअर मसल्स होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसको मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, मतलब इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा डिसेबल होगा। ऑल्टरनेट नेम क्या है इसका डाउन सिंड्रोम का, तो मोंगोलॉइड इडियोसी भी बोलते हैं, क्योंकि जो जिसको भी डाउन सिंड्रोम होता है ना उनका फीचर थोड़ा सा मोंगोलॉइड दिखने लगता है, इसलिए मोंगोलॉइड इडियोसी बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इज इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो क्रोमोसोमल काउंट की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी बाइसोमी यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना एक्स वाई के फॉर्म में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 क्रोमोसोम्स होती है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स जो या एक्स वाई होना चाहिए था उसमें से एक एक्स मिसिंग होता है, एक इनकम्प्लीट या मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है। तो याद रखना, टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मिसिंग और इनकम्प्लीट एक्स क्रोमोसोम। अब क्या है, अगर किसी फीमेल में एक्स में एक एक्स ही गायब है तो एक्स 0 हो जाएगा, यानी उसके अंदर थोड़ी सी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी होगी, जैसे उसकी ओवरी जो है वो अंडर डेवलप्ड होगी, वो स्टेराइल होगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, हार्ट डिफेक्ट होंगे। तो ये याद रखना है कि फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, सिर्फ फीमेल को ही होता है क्योंकि उनका एक एक्स क्रोमोसोम माइनस होता है। और जो क्लाइन-फ्लिंटर सिंड्रोम है ये मेल में होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी एक्स वाई तो मेल का नॉर्मल है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए तो उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। तो क्लाइन-फ्लिंटर जिस मेल को होता है उसको गायनेकोमैस्टिया हो जाता है, यानी उसके अंदर टिश्यू ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होने लगता है। उसके अलावा उसके फेशियल फीचर्स बाल वाल नहीं होते जितने यूजुअली मेल को होते हैं, मसल टोनिंग नहीं होती है, वाइडर हिप्स हो जाते हैं, और ये मेल भी स्टेराइल होता है।
अब देखेंगे कैंसर। कैंसर क्या होता है ना, कैंसर सिंपल भाषा में जब सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे। हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें सेल जैसे बढ़ता है, उसका नंबर, सेल डिवीजन हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद ये डिवीजन रुक जाएगा। मान लो हमारे नाक में सेल डिवीजन होती रहती, इतनी बड़ी नाक हो जाती तो बढ़ती रहती ना, एक पॉइंट के बाद तो उसको रुकना पड़ेगा। तो जो सेल ग्रोथ है ना जब एबनॉर्मली होने लगे उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। हमारी बॉडी में एक अपना एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेटास्टैसिस, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारी जो सेल होती है वो रुक जाती है, एक अनलिमिटेड डिवीजन से खुद ही बॉडी रोक लेता है। एपोप्टोसिस वगैरह आपने देखा था ना, उसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है और लिमिटेड रखता है। पर कैंसर में यही चीज नहीं होती। अब यहाँ पे आप देख लेना साइंस और सिम्टम्स कैंसर के क्या क्या होते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पर हाँ, मेटास्टैसिस देखना है। मेटास्टैसिस एक टर्म होता है ना जो स्प्रेड ऑफ कैंसर के लिए लिखा रहता है, कि ओरिजिनल लोकेशन से दूसरे बॉडी तक जो पहुंचने वाली चीज होती है उसको मेटास्टैसिस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स ऐसी जीन होती है ना जो कैंसर डेवलपमेंट प्रमोट करती हैं, और जब म्यूटेट वगैरह हो जाते हैं ना हाई लेवल पे तब। तो नॉर्मली सेल के अंदर एपोप्टोसिस होगा, प्रोग्राम सेल डेथ जिसकी मैंने बात की थी, लेकिन ऑन्कोजीन्स जो है ना वो क्या करेंगे, कैंसर डेवलप करवाएंगे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है रू सार्कोमा वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है जो पहले ऑन्कोजीन वायरस था, और इसके वजह से बहुत सारे चिकन्स में सार्कोमा होने लगा था, इसलिए नाम में सार्कोमा है। अब देखते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ना वो एक मैलिग्नेंट डिजीज है जिसको ब्लड कैंसर भी कई बार कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट किसको हम लोग कहते थे, तो डब्ल्यूबीसी को कहते थे। तो किसी का भी एक्सेस प्रोडक्शन कैंसर है, और ये क्या होता है ना, बोन मैरो में एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है और बोन फॉर्मिंग ऑर्गन्स में भी। कॉमन सिम्टम ल्यूकीमिया का आपको क्या याद रखना है कि इसमें लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, लिवर और स्प्लीन बड़ी हो जाती है, और बहुत जल्दी ब्रूजिंग होगी, थोड़ा सा में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बहुत ज्यादा रेकरेंट नोज ब्लीड होती है। यहाँ आपको याद क्या रखना है ना ल्यूकेमिया में, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट कैसा होता है। इसमें ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होती हैं। दो आइसोटोप्स के नाम याद रखने हैं, एक तो फॉस्फोरस 32 और दूसरा कोबाल्ट 60। ये ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। लोग कोबाल्ट 60 करता क्या है, तो वो गामा रेज को इमिट करता है, और यही गामा रेज हेल्प करती है कैंसर सेल्स को मारने में। आर्सेनिक 74 भी कई बार यूज होता है, क्या करने के लिए, तो ट्यूमर का लोकेशन पता करने के लिए, एक्यूरेट की है कहाँ। उसके बाद गोल्ड भी यूज होता है, गोल्ड 198। ये क्या करता है, बीटा डीके करता है, और इससे क्या होता है, रेडियोथेरेपी होती है और डीके करवा देता है, डीके प्रॉपर्टीज होती है इसकी, सेल को डीके करवा देगा। एक है इंटरफेरॉन अल्फा 2A। इंटरफेरॉन अल्फा 2A भी जो है ना कैंसर के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होता है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क है। अब एक और चीज देख लो, ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी क्या होता है, ये इडेमा होता है एक्सट्रीमिटीज का, ठीक है। ये किसके वजह से होता है, तो आर्जिमिनॉन मैक्सिकाना, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ड्रॉप्सी इज इडेमा। अब देखते हैं एंथोफोबिया। तो आपको मैंने बताया था ना, एंथोलॉजी, एंथो, ये जो भी होगा फ्लावर से रिलेटेड होगा। तो फ्लावर के डर, फोबो, जब फोबिया लगा होना तो वो फोबोज वर्ड से आए, फोबो माने फियर। कुछ लोगों को डर होता है फ्लावर से, तो उसको एंथोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टेरिया। आपने हिस्टेरिया सुना होगा, हिस्टेरिकल वर्ड सुना होगा। जब कोई अनकंट्रोलेबल इमोशनल रिस्पॉन्स करे ना किसी किसी भी बिहेवियर में, जैसे अनकंट्रोल हंसने लगे या रोने लगे, उसको हिस्टोरिया बोलते हैं। ये साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं इंसान के। फिर बारी आती है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस से क्या याद रखना है, सिलिकोसिस जो है वो लंग फिब्रोसिस है, यानी कि लंग को अफेक्ट करता है। ये किस वजह से होता है, अगर कोई इंसान सिलिका डस्ट को इनहेल कर ले। तो कौन कर सकता है सिलिका डस्ट को इनहेल, वही लोग जो उस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज भी है सिलिकोसिस, जैसे कि कोल और माइनिंग वाले एरिया, कंस्ट्रक्शन, टनल वर्कर वाले, सैंड ब्लास्टिंग वाले लोग जो होते हैं ना, इन लोग गलती से सिलिका, गलती से क्या, इनका तो जॉब ही है, सिलिका इनहेल कर लेते हैं और लंग में फिब्रोसिस हो जाता है, उसी को सिलिकोसिस बोलते हैं। फिर गोइटर हम देख चुके हैं, बेरी हम देख चुके हैं। बेरी B1 के कमी से होता है गोइटर, हमने देखा था थायराइड में। बेरी का यहाँ पे आपको याद रखना है, दो तरह के बेरी होते हैं, वेट और ड्राई। वेट बेरी जो है वो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, और ड्राई बेरी जो है वो नर्व्स फंक्शन को इम्पैक्ट करती है। बुलिमिया नर्वोसा, ये इंपॉर्टेंट है। बुलिमिया क्या होता है ना, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मान सकते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं ना, एकदम से बहुत ज्यादा खा लेंगे, इतना ज्यादा खा लेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन खा ही नहीं सकता, और फिर क्या करेंगे, उसको कहते हैं बिंज ईटिंग, जब बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट खा लो, और फिर उसके बाद तुरंत उल्टी कर देंगे, या तो लैक्सेटिव ले लेंगे कि उसको बॉडी से तुरंत निकाल देंगे। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये लोग करते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है पतले होने से, तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, खाना खाया और तुरंत निकाल दिया, बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होने दिया। तो दूसरी है इताई। यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इताई डिजीज ना कैडमियम के
वजह से होता है। क्या होता है, जापान में ना कुछ राइस फील्ड में लोग गए थे, वहां पे राइस फील्ड में इन लोगों ने क्या देखा, एक बीमारी हो रही थी लोगों को, इताई इताई। वहां पे क्या था ना, राइस फील्ड में कैडमियम की पॉइजनिंग हो रखी थी, और कैडमियम के एक्सपोजर से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाता है। और कैडमियम यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, कंटामिनेशन करके रिवर में रिलीज कर देते हैं माइनिंग के बाद, और ये कैडमियम जो राइस फील्ड तक पहुंच गया और लोगों को इताई इताई हो गया। इताई इताई जापान में ना 4 बिग पोल्यूशन डिजीजेस होते हैं, उसको बोलते हैं जापान 4 बिग पोल्यूशन डिजीज, यानी पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियां। तो उसमें सबसे पहले इताई इताई देख लिया हमने। दूसरा है मिनी माता। मिना माता जो है ना, वो मरकरी के पोल्यूशन की वजह से होता है। वैसे ही योकाइची एजमा जो है, अस्थमा योकाइची, ये होता है सल्फर ऑक्साइड के एयर पोल्यूशन की वजह से। तो याद रखना, ये एग्जाम में मिलाने को आ जाता है। मिनी माता किससे, मरकरी से, इताई इताई कैडमियम से, और योकाइची सल्फर ऑक्साइड से। एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मिथेग्लोबिनीमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम से नाम समझ में आ रहा होगा, ये तो बेबी में होता होगा, ऑफ कोर्स होता है। ये क्या होता है ना, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट की वजह से होता है, जिस वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनकी बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है। देखो, नाइट्रेट के पास ना पॉसिबिलिटी होती है हमारे हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करने की मिथेमोग्लोबिन में। जो मिथेमोग्लोबिन है ना, वो उतना, देखो हीमोग्लोबिन का क्या वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से, मिथेमोग्लोबिन जो है वो बाइंड नहीं कर सकता, उसकी बहुत कम होती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी तो सांस कैसे लेगा कोई, तो यही बेबीज में हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, उसको सांस लेने में ही दिक्कत हो जाती है, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और है यहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स, इसको आप देख लेना क्योंकि बहुत आसान है इनको याद करना। ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर पता है कि ट्राइकस्पिड है, तो ट्राइकस्पिड अट्रीशिया क्या होगा, ट्राइकस्पिड की एब्सेंस की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू रिमेंबर। फिर यूरिन के, हम लोग यूरिन को देख चुके हैं जब हमने एक्सक्रीशन किया था, उसमें यूरिबिलिन और यूरोक्रोम के बारे में बताया था, येलो कलर। यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी डिजीज है हम सबके बारे में बात कर चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस पिंक वाला, मैड काउ डिजीज इन कैटल। ये किसके वजह से होता है, प्रियन के वजह से। और प्रियन क्या है, एक प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, तो याद रखना है मैड काउ डिजीज किसके वजह से होता है, प्रियन, एज इट इज पूछ लेगा। फिर बारी आती है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी क्या है ना, जब आपके अर्ली चाइल्डहुड में मूवमेंट का डिसऑर्डर हो जाता है, उसको सेरिब्रल पॉल्सी बोलते हैं। जब कोई बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें कोई ब्रेन इंजरी हो जाए या मैल फॉर्मेशन हो जाए डेवलपमेंट के दौरान, जब वो पेट में डेवलप हो रहा है, तो उसको ये सेरिब्रल पॉल्सी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, विजन कुछ अच्छा नहीं होता, ट्रेमर्स आते हैं, मसल्स वीक होती है। फिर अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज क्या है ना, भूलने की बीमारी है, क्रॉनिक न्यूरोजेनरेटिव बीमारी है, जो ब्रेन सेल का डीजनरेशन करा देती है, याद ही नहीं रखता, धीरे धीरे ये वर्सन होता है ओवर टाइम। अल्जाइमर का ना एज सच कोई बहुत अच्छा क्योर अभी तक नहीं मिला है, तो ज्यादातर ये डिमेंशिया का कॉज करती है। देखो, अल्जाइमर है न्यूरो डिजेनरेटिव, न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो रहा है। अल्टीमेटली होता क्या अल्जाइमर से, तो डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है जब इंसान याद रखने की उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, सोशल स्किल्स खत्म हो जाए, तो डिमेंशिया इज अ कॉज ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। तो याद रखना है, अल्जाइमर डिमेंशिया दोनों। फिर इचिंग तो क्या ही बताओ, सबको पता है। एक है एनोज्मिया। एनोज्मिया आपको कोविड के टाइम में फील हुआ होगा, इसको बोलते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल। और अगर किसी की लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है ना, तो उसको टेस्ट भी नहीं आता है। ये कब होता है, जब किसी को कोल्ड की वजह से कोई नेजल कंजेक्शन हो जाए, या फिर आपने कोविड में देखा ही था। फिर मिनी माता हमने देख लिया, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। मिनी माता का नाम मिनी माता क्यों पड़ा है, क्योंकि एक जापान में सिटी थी मिनी माता सिटी, वहीं पे सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था जब लोगों ने मरकरी कंटामिनेटेड मछली खा ली थी। तो मिनी माता का सिम्टम देख लो कि मिनी माता में क्या होता है, एटेक्सिया होता है। ये आपको जापान के 4 बिग पोल्यूटिंग वाले डिजीज में से है। इसमें नमनेस हो जाती है, मसल वीक हो जाता है, देखने में भी प्रॉब्लम होता है। वैसे है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन क्या है ना, ये एक डुअल थेरेपी फॉर्मुलेशन है जो कि विटिलिगो से डील करने के लिए आया था। विटिलिगो क्या है ना, वही जो आपने एल्बिनिज्म देखा ना, एल्बिनिज्म में सारा का सारा स्किन का पिगमेंट चला गया। विटिलिगो जब थोड़ा थोड़ा जाने लगता है, स्किन में डीपिगमेंटेशन होती है, ब्राउन व्हाइट का मिक्स होगा, चितकबरा सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है ल्यूकोसिन में जब विटिलिगो से लड़ने के लिए, तो इसमें एक ओरल कंपाउंड है, एक ऑइंटमेंट है। फिर बात करते हैं ईईजी।
ईईजी क्या है? ईईजी का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ईईजी एक टेस्ट होता है जो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए होता है ब्रेन की एक्टिविटीज के थ्रू। इसमें क्या किया जाता है, एक छोटी सी मेटल की डिस्क इलेक्ट्रोड होती है, वो ब्रेन के वेव्स में डाल दिया जाता है स्कैल्प में, और वहां से ब्रेन के वेव्स को चेक किया जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है किसी को अगर सीजर है, एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी आपने सुना, मिर्गी वगैरह वर्ड सुनी होगी ना, वो एपिलेप्सी होती है। लोगों को सीजर्स आते हैं, ठीक है, डिजीनेस, हेडेक, ये सारे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ये सारी चीजों को चेक करने के लिए ईईजी किया जाता है। और ईईजी को डेवलपमेंट के लिए कौन से साइंटिस्ट को क्रेडिट किया जाता है? हांस बर्जर। और ये कहाँ के थे? जर्मन के साइकेट्रिस्ट थे। अब कुछ विजन डिसऑर्डर देख लेते हैं। वैसे तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली क्यों होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बट यहाँ पे भी थोड़ा बता देती हूँ। मायोपिया बोलते हैं नियर साइटेडनेस, नाम है नियर साइटेडनेस, लेकिन पास की चीज बड़ी अच्छे से दिखती है, दूर की नहीं दिखती। ठीक है, तो याद रखना, मायोपिया नियर साइटेडनेस, दूर की चीज नहीं दिखती है। मेजोरिटी में लोगों को मायोपिया ही होता है। मायोपिया जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आईबॉल इलोंगेट हो जाती है या फिर कॉर्निया कर्व हो जाता है। बाकी फिजिक्स में देखेंगे तो पूरा डायग्राम से समझाऊंगी। करेक्शन कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो मायोपिया का करेक्शन किया जाता है कनकेव लेंस लगाकर। वैसे हाइपरमेट्रोपिया, नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, और दूर की चीजें अच्छे से दिखती है, पास की नहीं दिखती। और यहाँ पे कैसे करेक्शन किया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस में। यहाँ पे आईबॉल छोटी हो जाती है नॉर्मल से, और मायोपिया में बड़ी हो जाती थी। अब है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है ना, वो जब कॉर्निया का इरेगुलर शेप होता है तब होता है। इसमें क्या होगा ना, आपको ब्लड चीजें दिखेंगी डिस्टेंस पे, या फिर आपको डिस्टॉर्टेड टूटी फूटी चीजें दिखेंगी। तो वो किससे ठीक किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंसेज से ठीक किया जाता है। फिर है कैटरैक्ट। मोतियाबिंद सुना होगा। कैटरैक्ट जो होता है ना, इसमें आई की लेंस में क्लाउडिंग हो जाती है, व्हाइट कलर का पूरा एक कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है, पूरा क्लाउडिंग हो जाता है, इससे विजन दिखने में दिक्कत हो जाता है। तो ये मोस्टली जो लोग एजिंग करने लगते हैं ना, या फिर जिनको डायबिटीज वगैरह रहती है, उनमें कैटरैक्ट बड़ी जल्दी फॉर्म होता है। इसकी सर्जरी है, आराम से रिमूव किया जा सकता है। फिर है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया बड़ी खतरनाक बीमारी, ये एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, इंसान सोता रहता है और उसकी ब्रीदिंग इंटरप्ट हो जाती है, नींद में सांस ही नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे लोग जिनको स्लीप एपनिया होती है ना, ये सांस लेना बीच में इनका रुक जाता है सोते वक्त। और अगर मान लो कोई सोते सोते सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन और बॉडी में। और सबसे नोटिसेबल साइन अगर किसी को पता करना है कि किसी इंसान को स्लीप एपनिया है, तो देखो अगर वो खराटे ले रहा है। तो अगर कोई बहुत खराटे ले रहा है ना, तो बिल्कुल चेक कराना चाहिए स्लीप एपनिया के लिए। और बहुत सारे मेजर डेथ, आप लोगों ने पप्पी लहरी का नाम सुना होगा ना, पप्पी दा, उनकी डेथ भी ना स्लीप एपनिया से हुई थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या होता है, नींद में इंसान की डेथ हो जाती है। उसके बाद डायबिटीज के बारे में हम बात कर चुके हैं, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग कर रहे थे पैंक्रियास। तो अच्छे से सारी चीजें बताई थी, टाइप 1 टाइप 2 सब कुछ। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे हर्बल रेमेडीज देख लेना डायबिटीज से लड़ने के लिए। लोगों को बोलते हैं मेथी खाने के लिए, करी ट्री, इनफैक्ट जामुन भी बहुत बोलते हैं कि खाना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है वो क्या है? तो क्या होता है ना, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज हमने वेन्स देखी थी, आर्टरीज में क्या होता है, प्लाक बिल्डअप हो जाता है और ब्लड के फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, हार्ट मसल तक पहुंच नहीं पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। और ये ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो सकता है, या कहीं गलती से अंदर कोई ब्लड वेसल फट गई हो तो भी। रिस्क फैक्टर क्या है, तो हम सबको पता है किस वजह से हार्ट अटैक होता है। वी डू नॉट नीड टू स्टडी इट अलग से, वी नो। ट्रीटमेंट देखना जरूरी है कि कैंसर को कैसे ट्रीटमेंट है, सॉरी हार्ट अटैक की कैसे ट्रीटमेंट होती है। तो एंटी कोगुलेंट और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके बॉडी के अंदर। उसके अलावा एस्पिरिन दिया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए, ठीक है, हार्ट अटैक के टाइम। फिर एक सर्जिकल इंटरवेंशन, आप सबने बाईपास सर्जरी सुनी होगी। इसमें क्या करते हैं ना, ब्लड वेसल को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से ले जा करके रिप्लेस करते हैं डैमेज आर्टरी से। इससे क्या होता है, इसको बाईपास सर्जरी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं डैमेज से अच्छी वाली को। और ये जरूरी होता है हार्ट अटैक के टाइम पे। दूसरा आपको याद रखना, एक होता है कैथ लैब। ये एक स्पेशलाइज रूम होता है जिसमें बहुत ही कम इन्वेजिव टेस्ट के थ्रू हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की को ट्रीट करते हैं। इन्वेजिव का मतलब होता है जहाँ काट छाट करना पड़े, और नॉन इन्वेजिव मतलब जहाँ काट छाट ना करना पड़े। मिनिमली इन्वेजिव माने कम काट छाट करनी पड़े। फिर है लिवर सिरोसिस, नाम में ही लिवर है। लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक लिवर डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक इज खतरनाक, परसिस्टेंट, बार बार होता रहना उसको परसिस्टेंट बोलते हैं।
तो क्रॉनिक लिवर डिजीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सेल डिजेनरेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रस टिश्यू की थिकनिंग होने लगती है। यूजुअली किसको होगा लिवर सिरोसिस, जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, इसीलिए कभी बोला जाता है अल्कोहल नहीं ज्यादा लेने के लिए। उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अगर किसी को, देखो ज्यादा जैसे अल्कोहल लेना प्रॉब्लमेटिक है ना, वैसे ही बहुत ज्यादा जंक फूड खाना भी प्रॉब्लमेटिक है। जब बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं ना तो फैटी लिवर डिजीज हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो उनमें भी लिवर सिरोसिस होता है। इस डिजीज में क्या होता है ना, पेशेंट को फटीग आएगा, वीकनेस आएगा और ऑफकोर्स उसकी स्किन में जॉन्डिस हो जाएगा, येलोइंग ऑफ स्किन हो जाएगी, जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस भी लिवर की डिजीज है, हमने देखा ही है। फिर हम लोग देखेंगे जॉन्डिस, आ ही गया। देखो जॉन्डिस क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लड में बिलीरुबिन बिल्डअप होने लगता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कब देखा था हमने, जब बाइल देख रहे थे, तो गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल, बाइल से बिलीरुबिन निकलता है। कई बार ये बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है और बिल्डअप होने की वजह से पूरा येलो कलर आ जाता है स्किन वगैरह में। ये रेडिश येलो सब्सटेंस जो है वो बिलीरुबिन है क्या, तो ये ब्रेक डाउन करता है आरबीसी को और लिवर से एक्सक्रीट होता है। जॉन्डिस इटसेल्फ बहुत खतरनाक नहीं है, पर ये जरूर आपको बताता है कि अंडरलाइन कंडीशन जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन या लिवर में कोई कैंसर है, ये बताता है जॉन्डिस, ठीक है। न्यू बॉर्न्स को भी ये हो जाता है अगर उनकी लिवर ढंग से काम नहीं करती है। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स क्या है जॉन्डिस के, तो स्किन में इचीनेस होने लगेगी, यूरिन का कलर ना एकदम पेल हो जाएगा, स्टूल का कलर भी पेल हो जाएगा, और फटीग, फटीग का मतलब थकान होगी। अब हम लोग देखेंगे प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में आपको क्या देखना है, प्लांट डिजीज बहुत सारी डिजीज है, आपको यहाँ पे भी यही याद रखना है कि कौन सा एजेंट है, जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बताऊंगी उसी पे ध्यान देना है। एक्सेस मेहनत करके अपने जो फ्रूटफुल चीजें जहां ज्यादा मेहनत करनी है उसको नहीं कट करना है। ह्यूमन डिजीजेस थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, वायरस मलेरिया वलेरिया देख के जाना, जो वाइटामिन है वो देख के जाना, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो एक स्पीसी ऑफ फंगस की वजह से होता है जिसका नाम है एरिसाइफेल्स, और ये जो है वो कौन सी है, तो दो स्पीसीज है, आप इसके नाम देख लेना। सिम्टम्स क्या है, तो नाम ही पाउडरी, तो एक व्हाइट पाउडरी अपीयरेंस आ जाता है स्पोर्स के वजह से, खूब सारे स्पोर्स चेन्स में आ जाते हैं, इस वजह से पाउडर पाउडर जैसा दिखता है, तो इसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और ये बहुत सारे लीफ बर्ड सब पे हो सकता है। फिर है ग्रीन ईयर डिजीज, तो ग्रीन ईयर डिजीज भी फंगस की वजह से होता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी फंगस की वजह से होता है। ग्रीन ईयर डिजीज किधर अफेक्ट करता है, तो अगर कोई स्पेसिफिक प्लांट को अफेक्ट कर रहा होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पर्ल मिलेट, बाजरा में होता है ग्रीन ईयर डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो इनफ्लोरेसेंस है यानी जो फ्लावर वाला पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रीन लीफी ईयर में, इसलिए ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं इसको। बाजरे को पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर है शुगर केन लीफ हॉपर। अब शुगर केन लीफ हॉपर तो ऑफ कोर्स शुगर केन का पेस्ट बीमारी है, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, पायरिला परप्यूसिला नाम के इंसेक्ट की वजह से होता है, कि इंसेक्ट है उसके वजह से होता है, ये इसको लीफ हॉपर बोलते हैं, पायरिला परप्यूसिला। यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, तो सकिंग प्लांट सैप जो है उसमें येलो कलर हो जाती है। उसके अलावा इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, तो जब भी किसी को हो जाए ना किसी शुगर केन लीफ हॉपर की बीमारी, तो पेस्ट एक हनी ड्यू सिक्रीट करता है। ये हनी ड्यू ब्लैक फंगस को अट्रैक्ट करता है और इस वजह से फोटोसिंथेसिस कम होती है, इल्ड भी गिर जाता है। फिर है व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट भी एक फंगल डिजीज ओमाइसिटिस नाम के फंगाई एल्बिगो कैंडाइडा से होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पिक्यूलर चीज क्या है, व्हाइट रस्ट आपको दिखेगी ब्रासिका फैमिली से। ब्रासिका फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं ना, मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बंधा गोभी, फूल गोभी और आपका जो मस्टर्ड हो गया, वो सारे ब्रासिका फैमिली में आते हैं, उनमें करता है ये व्हाइट रस्ट, और इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, एल्बिगो कैंडिडा है। इसका सिम्टम क्या है, तो क्लोरोसिस हो जाती है लीफ में, बस इतना याद रखो। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स फंगस से लड़ने के लिए फंगिसाइड होगा। फिर है कर्नल बंट, कर्नल बंट डिजीज जो है वो वीट, आपने सुना वीट में कर्नल होती है ना छोटे छोटे, और डुरम, इन सब में होता है, ये भी फंगल डिजीज है कर्नल बंट, और कौन से फंगस से होता है, तो स्मट फंगस से होता है, बस इतना याद रखो। फिर है अर्गोट डिजीज, अर्गोट डिजीज जो है ना वो यूजुअली सीरियल और ग्रासेस में होती है, एक फंगस है क्लैविसॉप्स परप्यूरिया की वजह से, ठीक है। अर्गोटिज्म हम भी ऊपर देख के आए ना, खतरनाक होती है अर्गोट वाली, वही चीज है ये। फिर तुंगरो डिजीज, तुंगरो डिजीज जो है वो किस में होती है, तो राइस की डिजीज है, दो वायरसेस की वजह से होता है, आरएसवीटी, आरटीएसवी और आरटीबीवी। फिर देखते हैं हम लोग कुछ प्लांट डिजीजेस जो वायरसेस करती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करो ना, याद रखने के तरीके, वैसे बैक्टीरिया से भी होगा, फंजाई से भी होगा, तो इतना कैसे हम याद रखेंगे, तो यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। जहां पे भी मोजाइक दिखे, टोबैको मोजाइक, क्यूकम्बर मोजाइक या ब्लाइट वर्ड दिखे या मोजाइक दिखे, वो हमेशा वायरस से होता है। तो टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूकम्बर मोजाइक वायरस, इतना नहीं, बस याद रखो मोजाइक मोजाइक। अब प्लांट डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, तो यहाँ पे डिजीज देखेंगे, उस बैक्टीरिया का नाम याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो जैसे पोटैटो विल्ट एक देख लेना, स्यूडोमोनास सोलानिसीरियम के वजह से होता है।
सिट्रस कैंकर भी पूछ लेते हैं, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस है। फिर वैसे ही क्राउन गॉल देख लेना, ब्लैक रॉड, ये आपको देखना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ये, और ये क्वेश्चंस बनाओगे ना तो हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब वैसे ही फंगस के वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो देखो जिसमें भी रस्ट लिखा हो, स्मट लिखा हो, ब्लाइट लिखा हो, वो जो है वो फंगस की बीमारियां होती है। जैसे ब्लैक रस्ट वीट कोई फंगस कर रहा होगा, एग्जाम में मोस्ट प्रोबब्ली यही पूछेगा कि ब्लैक रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो फंगस। नाम पूछने के कम चांसेस है, तो इसलिए आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, बस देख लेना टिक्का डिजीज फंक्शन है, सॉरी फंगस है, विल्ट जो है वो फंगस है, वॉर्ट डिजीज फंगस है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन पूछता है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। रेड रॉट, टिक्का, ब्राउन लीफ, विल्ट ऑफ अरहर, और स्मट, रस्ट, ब्लाइट, ये सारे वर्ड थोड़ा ध्यान में रख लेना है। फिर प्लांट डिजीज ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अब आपको पता है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी बीमारी होती है। जैसे जिंक की डेफिशिएंसी से क्या है, तो व्हाइट बड इन मेज, और मॉलिबेडेनम की डेफिशिएंसी से विप्टेल डिजीज इन कैबेज, तो ये दोनों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देखना, बाकी आप लोग पढ़ लेना, दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके जीनोम को ऑल्टर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से। जीनोम मैं समझा चुकी हूँ क्या है। तो जो प्रोडक्शन होता है ना जीएमओ का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई डिजायरेबल जीन जो हमको चाहिए होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डाल देते हैं, और ये नेचुरली तो होगा नहीं, तो हम लोग खुद जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। नाम में मॉडिफाई, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन के जीन को निकाला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, और फिर उसके अंदर उसको हार्मोन को बड़ी तेजी से बनाया जाता है, और फिर इसको बाहर निकाल के डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जीन के मॉडिफिकेशन का। अब अलग अलग जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा। दो जीन ट्रांसफर मेथड्स देखेंगे हम लोग कि होगा किस तरह से। तो पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफर, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन। स्टेम सेल्स क्या होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो बाद में डिफरेंशिएट करके हमारी बॉडी में जितने सेल्स बने हैं ना वो सेम स्टेम सेल से ही निकले हैं। इसको क्या किया जाता है, लैब में लिया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है लैब में, और फिर जिससे डिजायर्ड जीन होती है ना उसको इंसर्ट कर दिया जाता है मॉडिफाइड सेल में, और उसको जाके फिर ऑर्गेनिज्म में रीइंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है एक सरोगेट मदर में, और फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफर। एम्ब्रियो हमें पता है, जो फीटस है वो एम्ब्रियो पूरा जो होता है वो माँ के पेट में एम्ब्रियो, बाद में फीटस बनता है, तो स्टेम सेल्स वहीं से स्टार्ट होती हैं। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, डिजायर्ड जीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली सेल में, किसके न्यूक्लियस में, तो एग के न्यूक्लियस में, तो वहां से ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज हो जाएगा। फिर ये वाला एग जो है वो सरोगेट मदर के अंदर जाए। सरोगेट का मतलब क्या हुआ ना, जो ओरिजिनल नहीं है, जो कैरी कर रही है, इसका मतलब सरोगेट यही होता है। कहीं भी सरोगेट मदर समझो तो ओरिजिनल नहीं है, जिसका काम है कैरी करना। फिर प्लाज्मिड की बात करते हैं। जब भी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या बायोटेक देखते हैं ना, प्लाज्मिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले तो आपसे पूछेगा व्हाट इज प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, डीएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है सेपरेटली क्रोमोसोमल डीएनए से, और रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। यानी क्या समझ में आया आपको, ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि ये छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है सेपरेटली। मोस्टली आपको कहाँ दिखेगा ये प्लाज्मिड, तो ये आपको बैक्टीरिया में दिखता है, ठीक है। कॉमनली ये स्मॉल सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं बैक्टीरिया में। ये आपको आर्किया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी दिख सकता है। प्लाज्मिड का काम होता है जीन को कैरी कराना, क्योंकि देखो अगर ये किसी डीएनए का छोटा सा पार्ट है जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के मेन फंक्शन में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है। और दूसरी चीज ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है, इसका अपना इंडिविजुअलिटी है, तो इसकी मदद की जाती है, इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसके एक्सप्लॉइटेशन करके जीन्स को ट्रांसफर कराया जाता है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, इसलिए वहां पे ये वेक्टर कहलाता है। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, एक डीएनए फ्रैगमेंट या जीन को इंसर्ट किया जाता है प्लाज्मिड में। फिर क्या किया जाता है, प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया में। फिर बैक्टीरिया उसकी कॉपी कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसके पास इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की प्रोसेस है, रैपिडली कॉपी करके बड़े क्वांटिटी में बना देता है, तो ये प्लाज्मिड है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहली चीज आपको ये सारी चीज जो हम देख रहे हैं ना, प्लाज्मिड वगैरह, ये आपको बता रहे हैं हम कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनता है। पहले तो आपने टेक्निक देखनी थी, दो टेक्निक देख लिया जीन ट्रांसफर का। आप देखेंगे प्लाज्मिड, तो पहला प्लाज्मिड देख लिया। अब देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ना, ये एक एंजाइम है, नाम से पता चल रहा होगा। ये
डीएनए के बीच में कट लगाता है, क्लीव करता है, क्लीव माने कट लगाता है। ये मान लो डीएनए है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, और जिस पार्ट में तोड़ता है ना उसको रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम है। फिर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भी अलग अलग ग्रुप में इसको डिवीजन किया गया। फिर डीएनए लाइगेज, मान लो दो डीएनए को काट दिया, अब डीएनए लाइगेज स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ता है। मैंने ये डीएनए लिया, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था इसका रिलेटेड, क्योंकि जीन क्या है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, तो यहाँ से जीन निकालने के लिए मैंने डीएनए को कट किया, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एकदम याद रखना, कट करने के, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं कई बार इसको। तो जो डीएनए है उसको कट किया इसने, कट करके ये डीएनए मैंने किसी और के डीएनए में लगाना है, तो मुझे उसको पेस्ट करना पड़ेगा ना, तब यहाँ पे लाइगेज आएगा, दोनों को जोड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो। अब क्या देखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाए कैसे प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड की कटिंग हुई, उसके बाद उसके जोड़ा गया, उसके जोड़ करके उसको किसी नंबर बढ़ाया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को दो या दो से ज्यादा अलग सोर्सेज से लेके, और फिर उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं और नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज लिखी हुई है। डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने किया है, साइंटिस्ट के भी नाम देख लिया हमने। अब देखेंगे क्रिस्पर कैसनाइन जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, नाम से पता हो रहा है जीन को एडिट कर रहे हैं। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रिस्पर कैसनाइन यूज करते हैं। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, तो एग्जाम में एज इट इज पूछ सकता है क्रिस्पर कैसनाइन क्या है, तो जीन एडिटिंग टूल। दूसरी चीज पूछ सकता है क्रिस्पर का फुल फॉर्म, तो क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। बस इतना याद रखो, हम लोग बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। फिर कैसनाइन, कैसनाइन क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है और ये डीएनए की कटिंग के लिए केपेबल होता है। एप्लीकेशन क्या है, तो इसको जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह बॉडी में हो जाती है ना, उस टाइम यूज किया जाता है। जीन को एडिट, मान लो किसी का ये जीन है, ये वाला इन्फेक्टेड जीन है, तो उसको एडिट कर देंगे, हटा देंगे, तो उसी को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें क्रिस्पर तो आपको समझ में आ गया क्या है। कैसनाइन क्या है, कैसनाइन वो एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। तो जो मैंने एंडोन्यूक्लियस बताया ना, रियल मॉलिक्यूलर सीजर तो कैसनाइन है। कैसनाइन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए में कट लगाएगा, ठीक है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोल दिए। मैकेनिज्म क्या है, कैसनाइन डाला जाता है एक कॉम्प्लेक्स की तरह, जो एक आरएनए के गाइड आरएनए में डाला जाता है कैसनाइन। ये किसी सेल में डाला जाता है, वहां पे उस सेल के जीनोम को जिसकी हमें जरूरत होती है उसमें कट लगाया जाता है, उसको रिमूव करके या तो उसमें नई जीन लगाई जाती है या तो उसको कट कर दिया जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है क्रिस्पर कैसनाइन का। जाइगोट हम जानते हैं, जाइगोट क्या है, जब जो 1000 बार बता चुके मैं आप लोगों को, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, मियोसिस होता है, तो जाइगोट बनता है। फिर देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ना, जब भी क्राइम वगैरह होता है तो वहां पे क्या चेक किया जाता है, ब्लड सैंपल्स लेती है ना, जो आप सीआईडी वाईडी सब हमने देखा बचपन में, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, सीमेन वगैरह लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, उससे क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक सीक्वेंस, क्योंकि हमारे सबके बॉडी में ना एक यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, तो उसको चेक करने के लिए सर एलेक जॉफ्री थे, एलेक जॉन जॉफ्री, एकदम इंपॉर्टेंट याद नाम रखना है। एलेक जॉन जॉफ्री ने सबसे पहले टेक्निक यूज की थी जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग की। इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है पैटर्निटी जानने के लिए, जो हम लोग नहीं बोलते डीएनए टेस्ट करेंगे, देखेंगे कौन किसका बच्चा, तो उसी में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है। उसके अलावा क्या है, बाद में ना आपको याद रखना डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह जो है वो हमारे फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में इस फील्ड को डेवलप कराया था। और मेन है सर एलेक जॉन जेफरी, इन्होंने ही डेवलप किया था इसको। नोटेबल केसेस क्या है, तो सबसे पहले कोलिन पिचफॉर्क थे, उन्होंने सबसे पहले रेप और मर्डर जो है ना वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे पता किया था। और कुछ क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग भी यूज किया था। डीएनए प्रोफाइलिंग में हम लोग चेक करते हैं डीएनए को, प्रोफाइल बनाते हैं सबका। इससे क्या होता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर के क्योर निकलने के चांसेस बन जाते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज जो है वो, सिस्टिक फिब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये सारी। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आपको बायोमेट्रिक अभी पता है, सब हम लोग आधार बनवाते हैं, वी ऑल नो अबाउट बायोमेट्रिक, जिसमें बायोलॉजिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म को उसके बायोलॉजिकल ट्रेट पे, और हर जगह यूज होता है। आजकल तो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट में भी आ गया है, आपका फेस से रिकॉग्निशन स्टार्ट हो गया है, जैसे डिजी यात्रा वगैरह आ गया, ये सब में आजकल बायोमेट्रिक यूज होती है। बायोमेट्रिक के अंदर क्या क्या चीजें ये जानना जरूरी है। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, कई बार हैंड ज्योमेट्री लेते हैं, पाम वेन का भी ऑथेंटिकेशन, रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, सिग्नेचर, वॉइस भी, डीएनए मैच तो होना ही होना, और कई जगह ईयर साइज भी रिकॉग्निशन होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो अभी ऊपर देखा रहा, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, आई एम सो सॉरी, ये है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी को यूज करते
करते हैं लिविंग सिस्टम में और डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स को। तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे करो तो बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें क्या करते हैं हम लोग सेल्स को लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देते हैं जो बिल्कुल क्लोन होता है। क्लोन माने जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होगा। और बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपी से बनती है तो उसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग बोलते हैं। तो टर्म क्लोन सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो हर्बर्ट जे वेबर ने किया था। अब डॉली के बारे में बात करते हैं। डॉली एक शीप थी, ये पहली मैमल थी जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया था अडल्ट सोमैटिक सेल से। ठीक है, एकदम सोचो, सोमैटिक सेल भी, सेक्स सेल भी नहीं है, सोमैटिक सेल है जो बॉडी का डेवलपमेंट करा था, उससे क्लोन बनाया गया। तो डॉली का नाम पूछते हैं, फर्स्ट मैमिलियन सक्सेसफुली क्लोन एनिमल है। फिर आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माइलस्टोन सबसे पहले किसने क्या किया, सो वी कैन स्किप दिस, राइट। आपको मन हो तो आप पढ़ सकते हो अगर फ्री टाइम हो तो। अब बात है स्टेम सेल्स की। तो हम लोग पहले स्टेम सेल्स की बात की। तो स्टेम सेल्स मास्टर सेल्स होते हैं जो बाद में हमारी बॉडी के अलग अलग चीजें बनाते हैं। स्टेम सेल्स के टाइप इंपॉर्टेंट है, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा होता है टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स और तीसरे होते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स और मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नाम से ही पता चल रहा है। ब्लास्टोसिस्ट की हमने बात की थी ना जब मैं आपको पूरा रिप्रोडक्शन बता रही थी, तो ब्लास्टोसेल के इनर मास सेल से निकलता है। ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट माने बहुत सारे सेल्स में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल्स में डेवलप कर सकते हैं, उसको प्लूरिपोटेंट बोलते हैं। एक होता है टोटीपोटेंट जो पूरी तरह से, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब कि कोई ऐसा स्टेम सेल ले लो, एससी लिख रही हूँ, स्टेम सेल्स जो कि होल ऑर्गेनिज्म बना दे, होल ऑर्गेनिज्म टोटली बना दे, उसको टोटीपोटेंट बोलते हैं। एक होता है प्लूरिपोटेंट जो कि कुछ चीजें बना सकता है। ठीक है, वैसे अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोटेंशियल के नाम पे इनका रखा गया है। फिर बारी आती है, एक सेकंड, हाँ, ओरिजिन की, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स की, सॉरी, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये जनरेट कर सकते हैं अलग अलग टिश्यूज, नाम ही इनमें टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स। जैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, हमारे बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं वो हीमेटोपोएटिक है ना, क्योंकि वो आरबीसी बना रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बना रहे हैं, प्लेटलेट्स बना रहे हैं, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक है। फिर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, इनका नाम क्या, इंड्यूस्ड मतलब इनको कोई इंड्यूस कर रहा है, यानी इसको इंजीनियर्स लैब में इंड्यूस करते हैं और इससे क्या स्किन सेल वगैरह बनती रहती है। फिर है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। मेसेनकाइमल स्टेम सेल जो है वो ऑब्टेन होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और स्ट्रोमा से निकाला जाता है। इसको ओरिजिनली डिस्कवर किया गया था बोन मैरो में और बाद में इसको डिफरेंशिएट हो जाता है ये अलग अलग चीजों में, जैसे फैट, कॉर्ड ब्लड वगैरह। फिर है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है। एमनियोसिंथेसिस जो है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड हमने देखा था जब हम रिप्रोडक्शन देख रहे थे कि फीटस के आसपास एमनियन होता है, वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड होती है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है बेबी के अंदर से, मतलब माँ के अंदर से जब वो प्रेग्नेंट ही रहती है, और उस फ्लूइड को चेक किया जाता है प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल माने डिलीवरी से पहले, और चेक किया जाता है बच्चे में किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जो हमने ऊपर देखा था, डाउन सिंड्रोम वगैरह, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और कई बार सेक्स डिटर्मिनेशन बेस से हो जाता है, पता चल जाता है क्रोमोसोम देखकर कि कौन सा है बेबी। ठीक है, तो इसका बस गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए ये इलीगल है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए। सबसे फ्रीक्वेंट रीजन लोग एमनियोसिंथेसिस के लिए जाते हैं ना, ये डिटरमाइन करने के लिए बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये देखो, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन करा सकता है, ये लीगली रेस्ट्रिक्टेड है बहुत कंट्रीज में, जिसकी मैंने आपको बात की है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी। जिनोमिक लाइब्रेरी नाम से पता चल, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी में सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है जीनोम की, और हर सिंगल ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस होती है, और ये जीनोम आपको इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसी से रिलेटेड चीज है जिसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम वी ऑल नो, कंप्लीट सेट ऑफ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको जीनोम बोल रहे हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम था जिसमें पूरे ह्यूमन जीनोम, जितने ह्यूमन जीन्स है उनको उसकी जेनेटिक वो हुई थी, प्रोफाइलिंग हुई थी, चेक किया गया था, जीनोमिक लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें सारे जीन्स एनालाइज हुए थे, इसकी स्टडी हुई थी पूरे जीनोम का स्पेसिफिकली। फिर जीन थेरेपी की बात की जाती है। तो जीन थेरेपी जो है ना, वो टारगेट करता है 3000 डिजीजेस के जीन को। ये कहीं कहीं फॉल्टी एंजाइम वगैरह होता है ना, तो उसमें जीन थेरेपी यूज की जाती है। फिर आप लोग देखोगे प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या है, ये एक कंडीशन है जहाँ पे सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक बना देती है। फिनोटाइप हमें पता है, कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सिकल सेल अनीमिया जहाँ पे ब्लड सेल डिफॉर्म कर जाती है और स्टिकी वे में, सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है ना, ब्लड के जो सेल्स होते हैं आरबीसी वो सिकल जैसे हो जाते हैं ऐसे। अब इसके वजह से स्टिकी हो जाते हैं और ये जो है ब्लड को अफेक्ट करते हैं, अनीमिया हो जाता है इससे। तो ये चीज पता होनी चाहिए।
अब आप देखो हाई रेजिस्टेंस प्लांट, इसमें आपको बीटी कॉटन पता होना चाहिए। बीटी कॉटन के बारे में क्या है, तो बीटी कॉटन जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है एक बैक्टीरिया में बैसिलस thuringiensis। ये एक प्रोटीन टॉक्सिन निकालता है इंसेक्ट में, और ये जीन कोड करता है, इसको इंजीनियर कर दिया जाता है प्लांट में, जैसे टोमेटो और टोबैको, और वो उसको रेजिस्टेंट बना देता है पेस्ट से। ठीक है, तो बेसिकली जो कीड़ा है उससे लड़ने के लिए बीटी कॉटन और बीटी वाली चीजें बनती हैं। रेगुलेटरी कंसर्न ये है कि इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है। बीटी ब्रिंजल वगैरह भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो एथिकली रॉन्ग था और बहुत सारी चीजें थी। तो ये चैलेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आपने सुना था, ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस वेराइटी होती है जिसमें बीटा कैरोटीन दे देते हैं, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहते हैं। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है क्या, तो बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए किससे बनता है, बीटा कैरोटीन से, इसीलिए जो जेनेटिक इंजीनियर राइस गोल्डन राइस होता है इसमें डाल देते हैं बीटा कैरोटीन। ये डिफिशियंसी से लड़ने के लिए होता है, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो उनमें। अब ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, एग्रीकल्चर वगैरह, इनको अगर आपको फ्री टाइम मिले तभी पढ़ें। ठीक है, इसमें जो है आपको कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जैसे मेडिकल डिवाइस, ये आप लोग देख ले। इसमें भी आप लोग ना स्पेसिफिक देखें, जैसे हम सबको पता है कि स्पिग्मोमैनोमीटर हमने पहले बात की है, वो सारी चीजें आ जाती है। एमआरआई थोड़ा देख लेना, एमआरआई इज डिफरेंट। ऑटो एनालाइजर देख लेना। मैमोग्राफी नाम से पता चल रहा है कि ब्रेस्ट से कुछ रिलेशन होगा, तो ये सब आप लोग देख लेना, राइट। इंपॉर्टेंट डेज है, ये भी आपने देखनी चाहिए, तो एक बार फ्री टाइम मिले तो देख लेना। बट लास्ट में इसमें हमने जैसे मलेरिया डे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एड्स डे हमने पहले पीछे पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज डे देख लेना, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है। योगा डे हम सब जानते हैं, ऑलरेडी 21 जून को होता है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हनी बी। देखो हनी बी पे ना बड़े क्वेश्चंस आने लगे, यूपीएससी को भी बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, बीपीएससी को भी बड़ा इंटरेस्ट है, यूपीपीसीएस को भी इंटरेस्ट है, तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थोड़ा हनी बी को देख लेते हैं। हनी बी एक यू सोशल एनिमल है, यानी कि सोसाइटी मेंटेन करता है। ये कौन सी जीनिस होती है हनी की, तो उसको बोलते हैं एपिस बोलते हैं। हनी जो है ना वो कॉलोनी बना के रहता है, हनी बी जो है वो कॉलोनी बना के रहता है। इनकी कॉलोनी में एक क्वीन होती है जिसके सब ऑर्डर फॉलो करते हैं, ड्रोन्स होते हैं खूब सारे मेल जिसका काम होता है क्वीन को फर्टिलाइज करवाना, और बहुत सारे वर्कर बीज होती हैं। जो वर्कर बीज का काम होता है वर्क करना, जैसे नाम ही है, क्वीन का ध्यान रखना। हनी बीज जो है उनका प्रोडक्ट क्या निकलता है उनके बी हाइव से, जिसमें वो छत्ते में रहती है। बी हाइव का यही मतलब है, उसमें हनी और वैक्स। हनी के बारे में सब जानते हैं, वैक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्मेटिक सब्सटेंसेज, इन सब में बहुत सारी मेडिसिन वगैरह में भी वैक्स यूज करते हैं। हनी बी जो है वो एक डिस्टिंक्ट ओडर्स निकालती है, जिससे ना फैमिली जो कॉलोनी के मेंबर्स होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं लोग, तो वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हनी बी का कम्युनिकेशन स्टाइल, दैट इज डांस। एक कार्ल वॉन फ्रिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि हनी बी कॉम्प्लेक्स डांसेस के थ्रू फूड का लोकेशन बताती हैं, और यही डांसेस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। पहला राउंड डांस, ये डांस से क्या करती है ना कि जो हनी बी है वो बताती है, इसका मूवमेंट होता है कि वो कितना पास और दूर है कोम्ब के, मतलब कोम्ब माने जिसमें रहती है, छत्ते को बोल रहे हैं। ठीक है, और वैगल डांस जो है वो कन्वे करता है दो इन्फॉर्मेशन कि फूड सोर्स कहाँ पे है और फूड सोर्स कौन से डायरेक्शन में है। तो राउंड डांस और वैगल डांस याद रखना किससे रिलेटेड है, हनी बी से। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हमने आईज देखा, अभी डिजीजेस देखिए। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है एक मेडिकल स्पेशलिटी जिसमें आई को ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन आई को मैं थोड़ा और अच्छे से आपको फिजिक्स में बताऊंगी, क्योंकि फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बारी आती है पेस मेकर की। तो जब हम हार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ऐसे नोड बताया था, साइनो एट्रियल नोड। ये जो है वो हार्ट में होता है, ये हार्ट के अपर राइट चेम्बर में होता है, और यही जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकालता है जिससे हार्ट बीट हो पाती है। कई केसेस में अगर ऐसे नोड खराब हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लाते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। फिर डिहाइड्रेशन, वी ऑल नो, वाटर का लॉस। अब ये कुछ की इंस्टीट्यूट्स और उनके लोकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन अगर उनको डिफिकल्ट करना हो तो पूछ लेंगे। एक बार वही जैसे फ्री टाइम हो तो एक बार रीड कर लें, बट वही है कि प्रायोरिटाइज करें, कौन सी चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज लास्ट में पढ़नी है। तो इसमें आप लोग ना एक आध चीजों पे ध्यान रखना जो मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्योंकि अभी कोविड जाके गया है तो वायरस हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, ये थोड़ा देख लेना। इम्यूनोलॉजी भी देख लेना, न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज देख सकते हैं, और बाकी फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारी आपकी थी बायोलॉजी रिलेटेड। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर बायोलॉजी एंड आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। समराइज किया गया था लेक्चर्स जो है, मैंने एक्सटेंसिव भी रखने की कोशिश की है, बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी कोशिश नहीं की है कि आपको बर्डन हो जाए, बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर रैप अप करते हैं। जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लांट का बड क्या होता है, तो एम्ब्रियोनिक शूट होता है। शूट से ना ऊपर वाले पार्ट्स आते हैं जैसे स्टेम वगैरह, और जो नीचे वाले होते हैं उससे रूट आते हैं, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। फिर इधर हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पे डिजीजेस के ऊपर शायद क्वेश्चंस हैं, वेट अ मिनट, नहीं ये मेडिकल इसकी है, डिजीजेस को बनाते हैं क्योंकि डिजीज इज इम्पोर्टेंट। डिजीज एंड ट्रीटमेंट, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो एक बार ना यूपीएससी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया 2023 में कि वुल्बैचिया मेथड, जिसके बारे में न्यूज में देख रहे हैं, वो क्या है। तो वुल्बैचिया मेथड ना एक तरीका था जिससे मॉस्किटो के स्प्रेड को रोका जा रहा था। तो इसीलिए न्यूज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई चीज कनेक्ट करिए तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर देखो डेंगू पे क्वेश्चन आया है, रेट्रो ऑर्बिटल। फिर इसमें पूछा है कौन सा इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो इसीलिए बोला था कि ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म पे ध्यान देना है। तो डेंगू ऑफ कोर्स, एजमा होगा क्या, निमोनिया होगा, स्कर्वी होगा, नहीं। फिर यहाँ पे पूछा कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो आपको इधर से क्वेश्चन समझ में आएगा, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, प्लेग है, पर डेंगू है नहीं है, डेंगू तो वायरल था। वैसे यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एजेंट पूछ ले रहा है कि डेंगू फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो हमें पता है फीमेल एडिस मॉस्किटो, तो फीमेल मेल भी, इसलिए मैंने आपको बताया कि फीमेल मेल पे कंफ्यूज कर सकता है। फिर येलो फीवर के बारे में पूछ दिया है। हमने देखा था येलो फीवर एक वायरल डिजीज है, पर वहां पे कोई एयर, हाउस फ्लाई, वाटर के बारे में बात नहीं की थी, हमने एडिस मॉस्किटो की बात की थी, तो इसलिए येलो फीवर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ आप देखिए ह्यूमन डिजीज अगर बहुत ज्यादा लार्ज रीजन में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। इस पे भी सवाल पूछे गए। हाइड्रोफोबिया जो है वो किसमें हमने देखा था, तो हाइड्रोफोबिया वायरस के वजह से होता है ना। पानी, रेबिस में होता है ना हाइड्रोफोबिया, कि पानी से ही डर लगने लगता है। फिर पोलियो वायरस जो है वो कैसे एंटर करता है, तो पोल्यूटेड फूड और वाटर से एंटर करता है। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। फिर इसने पूछा कि किसने पोलियो वायरस वैक्सीन डिस्कवर की थी, तो रॉबर्ट कॉश ने की थी। तो ये भी ध्यान में कि जॉन सॉल्क थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर, आई एम सो सॉरी, जॉन साल्क जो थे उन्होंने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया, तो ये हमारे नोट्स में है, राइट। चलो फिर यहाँ पे देखो लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा कॉज होती है, तो डीएनए वायरस क्या, तो वायरस में भी कई बार डीएनए आरएनए पूछ सकता है। तो जिसमें आरएनए, जैसे कि एड्स है, एड्स का जो एचआईवी वायरस है वो आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस बी वाला जो है वो डीएनए वायरस है। कोविड जो हुआ था वो आरएनए वायरस था। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस है ना, उसमें डीएनए आरएनए थोड़ा देख लेना, बट मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को, जहाँ पे ध्यान देना, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चंस डू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, तभी आपकी चीजें कंसोलिडेट होगी। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था पूरे वर्ल्ड से, कब हुआ था, तो 1980 में चला गया था। फिर यहाँ पूछा है कौन सा ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली इफेक्ट होता है अगर हेपेटाइटिस हो जाए। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे हैं। लिवर, अब हमें पता है कि हेपेटिक टर्म ही लिवर से रिलेटेड है, तो अगर नहीं भी पढ़े होते तो भी बना लेते। फिर यहाँ पूछा है कौन सा एक वायरस से होता है, इसी तरह के सवाल होते हैं। तो ये मैंने दिखाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको पता चले कि क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। फिर यहाँ पूछा है कि एचआईवी स्ट्रेन जो है वो डोमिनेंट कौन सा है इंडिया में, तो ये सवाल हमें नहीं पता एचआईवी स्ट्रेन, यहाँ से आप क्वेश्चन के थ्रू याद रख सकते हो। तो एचआईवी 1C सबसे ज्यादा इंडिया में डोमिनेंट है। फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस किससे होता है, तो वायरस से होता है। हमने देखा था कि इधर भी क्यूलेक्स मॉस्किटो का रोल था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो एड्स के लिए दी जाती है वो कौन है, तो जिडोविडिन, एजिटोमाइथेमिडिन, ये भी याद रखना। और वो दो जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स थे, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी ध्यान में रखना आपको, है ना। देखो यहाँ एलिसा पे क्वेश्चन पूछ दिया है। एलिसा तो पूछते ही है, अगर एड्स से पूछेंगे तो एलिसा पूछेंगे, नहीं तो आरएनए वायरस पूछेंगे, नहीं तो रेट्रो वायरस पूछेंगे, यही सब पूछते हैं। बस ये एक थोड़ा सा मेडिसिन का नाम याद रख लो, ये वाला एजिटोथाइमिडीन, हो सकता है कि रिपीट हो जाए तो हमारा ही फायदा है। फिर इबोला वायरस मिलाने के लिए दे दिया। फिर यहाँ पे बर्ड फ्लू मैंने आपके नोट्स में डाल दिया था, H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू कराता है। इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू क्या है, इबोला के बारे में पूछ लिया कि इबोला एक डेडली वायरस है। इसी तरह के सवाल आते हैं। फिर यहाँ पे मिसमैच वगैरह पूछा, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, ये पूछा गया है यहाँ पे।
यहाँ पे फंगस से कौन सी बीमारी होती है, एथलीट फुट वगैरह पूछ दिया गया। यानी आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन है डिजीजेस पे, इसलिए डिजीज पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया और आपको बताया। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे फिनाइलकेटोन्यूरिया पूछ दिया कि किसका एरर है, तो यहाँ पे एक लैक ऑफ इंजाइम है। कौन सी इंजाइम है, तो फिनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज है जो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज के डेफिशिएंसी से होता है, तो वो वाली चीज आ गई। फिर यहाँ फिर फिनाइलकेटोन्यूरिया पे पूछ दिया, तो जो चीज मैंने बोली ना देखो उतना ही पूछ रहा है, तो सीमित रहेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें। बबल बेबी डिजीज भी पूछ लिया इन्होंने, जर्म फ्री प्लास्टिक बबल। उसके बाद हेरिटेबल डिजीज कौन सी है ये पूछ लेते हैं, इसलिए हमें अलग से देखा। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है कौन सा नहीं है वो पूछ लेते हैं, तो बड़े रिलेटिवली सिंपल है। फिर डाउन सिंड्रोम पे बड़े क्वेश्चन आएंगे, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी, तो डाउन सिंड्रोम थोड़ा ध्यान रखना है। टर्नर पे भी आएगा, डाउन पे भी आएगा, मिलाने को आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर बायोलॉजी सेशन। आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस भी कैसे हैं। नेक्स्ट आई विल मीट यू इन द केमिस्ट्री सेशन। आई होपफुली केमिस्ट्री कराऊंगी और बहुत जल्दी आपका साइंस भी ओवर हो जाएगा। हिस्ट्री तो ओवर हो ही गई है। अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम में सिर्फ रिविजन करिए, दिन रात रिविजन करिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर रिविजन एंड डू सॉल्व क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।